हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अली मख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो आज हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। कल तक हम लोगों ने यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 4। और यूनिट 4 में जो फर्स्ट पार्ट है वो है रूरल रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंफर्म करिए तब तक वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड यूज करें, ALEEM10। अलीम 10 का यूज करेंगे विदाउट स्पेस। ठीक। तो उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो लोग भी ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लें, क्योंकि ऑलरेडी 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। 4th यूनिट आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिन्होंने भी नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एग्जाम डेट भी आ चुकी है तो ज्वाइन करना मस्ट है। सो आज हम लोग स्टडी करेंगे रूरल ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1। रूरल ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1। सब देखते हैं क्या है इसमें। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है रूरल सोशोलॉजी। रूरल सोशोलॉजी। अब रूरल सोशोलॉजी क्या होता है? रूरल सोशोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ सोशोलॉजी traditionally associated with the study of social structure and conflict in rural areas. So rural sociology किसकी स्टडी करता है? एक फील्ड ऑफ सोशोलॉजी है जो ट्रेडिशनली किससे एसोसिएटेड है? स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। रूरल सोसाइटी में जो सोशल स्ट्रक्चर है उनकी स्टडी करने के लिए, या रूरल सोसाइटी में, रूरल एरियाज में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनकी स्टडी के लिए रूरल सोशोलॉजी एक फील्ड ऑफ स्टडी है। ठीक। इट इज एन एक्टिव एकेडमिक फील्ड इन मच ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, ये क्या है? एक एक्टिव एकेडमिक फील्ड है इन मच ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में ज्यादातर जो है एक एक्टिव एकेडमिक फील्ड, मतलब कि ये इस फील्ड पे स्टडी हो रही है। ठीक। रूरल सोशोलॉजी में जो है स्टडी हो रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब इनएक्टिव डिसिप्लिन है, कोई एक दो लोगों ने ही किया है, बल्कि ये एक एक्टिव डिसिप्लिन है। बहुत सारे लोगों ने रूरल सोशोलॉजी की स्टडी किया है। तो ये एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें लोग जो है रूरल एरियाज के जो सोशल स्ट्रक्चर या कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको स्टडी किया जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र। ग्रामीण समाजशास्त्र क्या होता है? ग्रामीण समाजशास्त्र पारंपरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संरचना और संघर्ष के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी सामाजिक संरचना और संघर्ष जो है समाज में, उनके अध्ययन से जुड़ा हुआ है। ठीक। ये दुनिया के अधिकांश हिस्सों में एक सक्रिय शैक्षणिक क्षेत्र है। तो दुनिया के अधिकांश हिस्सों में जो है ये एक तरह का सक्रिय शैक्षणिक क्षेत्र है। मतलब ये सक्रिय है, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया है, अध्ययन किया है इस बेसिस पे। ठीक। सो बहुत से लोगों ने ग्रामीण समाजशास्त्र के बेसिस पे अध्ययन किया है, यानी कि ग्रामीण एरिया में जो संघर्ष हैं या सामाजिक संरचनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया है।
नहीं, क्लास अभी स्टार्ट हुई है, जस्ट लेट नहीं हुआ है। रूरल सोशोलॉजी 10 स्टडीज द स्ट्रक्चर। तो रूरल सोशोलॉजी क्या स्टडी करती है? स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ रूरल सोशल इंस्टीट्यूशन। तो रूरल सोशल इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है या फंक्शन कैसा है, इसकी स्टडी करता है रूरल सोशोलॉजी। रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस कंप्राइजेस फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, कास्ट। अब ये रूरल सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? इसमें फैमिली आ जाती है, मैरिज सिस्टम आ जाता है, किनशिप सिस्टम आ जाता है, रिलीजन एंड कास्ट सिस्टम। ठीक, ये सारी चीजों की स्टडी करता है रूरल सोशोलॉजी। अगर इसी चीज की स्टडी आप जो है अर्बन एरियाज की करते हैं तो वो अर्बन सोशोलॉजी में आ जाता है। ठीक, रूरल सोशोलॉजी सिंपली मीन्स रूरल एरिया की स्टडी, जहाँ पे आप लोग फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन या कास्ट की स्टडी करते हो। ये सारे क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक, तो इनके फंक्शन के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में या इनका क्रिटिसिज्म भी अगर आप करते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में, तो भी ये एक तरह का रूरल सोशोलॉजी कहलाएगा। मीन्स किसी भी तरीके की स्टडी हो, सिर्फ अगर वो एरिया जो आप चूज कर रहे हैं वो एरिया क्या हो, रूरल हो, तो उस तरह के अध्ययन को, उस तरह की स्टडी को रूरल सोशोलॉजी कहा जाएगा। ग्रामीण समाजशास्त्र इस प्रकार ग्रामीण सामाजिक संस्थानों की संरचना, विशेषताओं और कार्यों का अध्ययन करता है। ठीक, तो ग्रामीण समाजशास्त्र क्या करता है? ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं जो हैं उनकी संरचना, उनकी विशेषताएं और उनके कार्यों का अध्ययन करता है। ग्रामीण सामाजिक संस्थानों में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? परिवार, विवाह, रिश्तेदारी, धर्म, जाति शामिल है इसमें। ठीक है, तो अगर यही सारी चीजें, मतलब यही संस्थाएं जैसे कि परिवार, विवाह, रिश्तेदारी, धर्म, जाति, ये सारी संस्थाएं अगर आप अर्बन एरिया की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि शहरी क्षेत्र की स्टडी कर रहे हैं, तो ये शहरी समाजशास्त्र कहलाएगा। ठीक, ग्रामीण समाजशास्त्र इसलिए कहला रहा है क्योंकि ये संस्था की स्टडी जो है आप ग्रामीण एरिया की कर रहे हैं, ग्रामीण जगहों की कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको ग्रामीण समाजशास्त्र कहा जाता है। Rural sociology studies the sociological significance of these institutions in the rural context. तो रूरल सोशोलॉजी क्या है? जब आप जो है सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ढूंढते हैं इंस्टीट्यूशंस का। ठीक, जो इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने पढ़ा है, यानी कि फैमिली, मैरिज, किनशिप, कास्ट एंड रिलीजन, इन सारे इंस्टीट्यूशन का अगर आप रूरल सोशोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि सोशोलॉजी में इन सारे इंस्टीट्यूशन का क्या सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक, तो और इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखना है? रूरल कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि रूरल एरिया के बारे में ही आप देखेंगे कि वहां पे इन सारे इंस्टीट्यूशन की सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस स्टडी को रूरल सोशोलॉजी कहा जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण संदर्भ में इन संस्थाओं के समाजशास्त्रीय महत्व का अध्ययन करता है। ठीक, जो संस्थाएं हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, यानी कि परिवार, विवाह और परिवार, विवाह, जाति, धर्म, इन सब की स्टडी अगर आप जो है ग्रामीण एरिया की करते हैं तो उसको ग्रामीण समाजशास्त्र कहा जाता है। जैसे कि अगर आपने मैरिज सिस्टम की स्टडी किया, किसी रूरल एरिया पे जो इंडिया का है, ठीक, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको रूरल सोशोलॉजी कहेंगे। बहुत सारे लोगों ने किया है, जैसे एम एन श्रीनिवास ने भी विलेज की स्टडी किया है, तो उनका भी जो स्टडी है वो भी रूरल सोशोलॉजी में आ जाएगा। एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। एग्री मतलब क्या होता है? एग्री मतलब एग्रीकल्चर, एग्रेरियन यानी कि एग्रेरियन जो एग्रीकल्चरल एरियाज हैं वहां का सोशल स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, कृषि सामाजिक संरचना। तो कृषि सामाजिक संरचना मीन्स कृषि से रिलेटेड जो समाज है
उनकी संरचना कैसी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर रिफर्स टू ऑल दोज सेटलमेंट्स and grouping of people who earn their livelihood primarily by cultivating land and by carrying out related activities like animal husbandry। ठीक, तो एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर में कौन से लोग आ जाते हैं? वो सारे सेटलमेंट आ जाएंगे या ग्रुप ऑफ पीपल आ जाएंगे जो अपना लाइवलीहुड यानी कि अपने रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें जो जो भी चीजें उनको जरूरत की हैं वो कहाँ से हासिल करते हैं ये डिपेंड करता है। अगर वो जो है कल्टिवेटिंग लैंड के जरिए यानी कि खेती करके, ठीक, या उससे रिलेटेड एक्टिविटी करके। उससे रिलेटेड मतलब कि अगर आप ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं लेकिन एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट का ही ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तब भी वो एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। अगर आप उसको बेच या खरीद रहे हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसको बेच या खरीद रहे हैं तब भी ये क्या आ जाएगा? एग्रेरियन में ही आ जाएगा। ठीक, और एनिमल हस्बेंड्री मतलब अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ठीक, एग्रीकल्चर से किसी न किसी तरीके से आप प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से या एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए हैं, तो आप जो है एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। तो आप किस में आ जाएंगे? एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। कृषि सामाजिक संरचना क्या है? कृषि सामाजिक संरचना से तात्पर्य उन सभी बस्तियों और लोगों के समूह से है जो मुख्य रूप से भूमि पर खेती करके और पशुपालन जैसी संबंधित गतिविधियों को अंजाम देकर अपनी आजीविका कमाते हैं। तो कृषि संरचना, कृषि सामाजिक संरचना में कौन कौन से लोग आ जाएंगे? वो सारे लोग, वो सारी बस्तियां, वो सारे समूह जो किसी न किसी तरीके से खेती से जुड़े हुए हैं और अपनी जो आजीविका है वो खेती से ही पाते हैं, चाहे वो खेती करके ही हो या खेती से रिलेटेड जो भी काम हो उससे, या पशुपालन करके। ठीक, लोग पशु भी पालते हैं जैसे गाय भैंस बकरी वगैरह, ये सब जो है पाल के भी, ये भी एक तरह से एग्रीकल्चर में ही आ जाता है, कृषि में ही आ जाता है। ठीक है, इस तरह के काम अगर कोई करता है अपने लाइवलीहुड के लिए, अपनी आजीविका के लिए, तो वो सारे लोग किस में आ जाएंगे? एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ठीक, यानी कि एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर यानी कि कृषि सामाजिक संरचना में जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? तो स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि वहां पे लोग एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन करके या कल्टीवेटिंग लैंड के जरिए यानी कि भूमि पे खेती करके ही अपना लाइवलीहुड, अपनी आजीविका कमा रहे हो, ऐसे लोग किस में आ जाएंगे? एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया ये? नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और कल्टीवेशन इज ऑब्वियसली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है या कल्टीवेशन है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये सभी लोग मानते हैं कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या कल्टीवेशन के जरिए जो है आप इकोनॉमी को अर्न कर सकते हैं, मतलब वेल्थ पा सकते हैं इससे। ठीक है, तो एक तरह से ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हाउएवर लाइक ऑल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जबकि जो है दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के मुकाबले में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन फ्रेमवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैसे होता है? ये सोशल रिलेशनशिप के फ्रेमवर्क में ही होता है, ये सोशल रिलेशनशिप के फ्रेमवर्क में ही होता है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, लेकिन दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के मुकाबले में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो सोशल रिलेशनशिप के फ्रेमवर्क में ही होता है। अब ये कैसे होता है आगे हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में। कृषि उत्पादन या खेती स्पष्ट रूप से एक आर्थिक गतिविधि है। तो कृषि उत्पादन या खेती जो है वो स्पष्ट रूप से ये मान सकते हैं आप कि ये आर्थिक गतिविधि है, मतलब इससे आपको आर्थिक कमाई करते हैं आप इससे। ठीक, जैसे बाकी इंस्टीट्यूशन के जरिए आप करते हैं, तो कृषि उत्पादन या खेती भी एक क्या है? आर्थिक गतिविधि है। हालांकि अन्य सभी आर्थिक गतिविधियों की तरह, लेकिन जो बाकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन्हीं की तरह कृषि भी जो है वो किसके बेस पे होता है? सामाजिक संबंधों के ढांचे में ही किया जाता है। कृषि जो है वो सामाजिक संबंधों के ढांचे में ही किया जाता है। बाकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो भी किसी न किसी संबंध के बेस पे ही किए जाते हैं। ठीक, जैसे हम लोग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। कार्ल मार्क्स ने जो कॉन्सेप्ट सब दिए हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, तो किसी न किसी संबंध में ही
ये सारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, यानी कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है किसी न किसी रिलेशनशिप के बेस पे ही होती है। तो एग्रीकल्चर जो है वो सोशल रिलेशनशिप के फ्रेमवर्क में होता है, सामाजिक उत्पादन के संबंध के ढांचे में ही कृषि की जाती है। ठीक है, ऑल दीज इंटरेक्शंस, अब ये वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि किस तरह के रिलेशनशिप हैं इसमें। ऑल दीज इंटरेक्शंस आर कैरिड आउट इन एन इंस्टीट्यूशनल सेटअप। तो जितने भी इंटरेक्शन होते हैं, मतलब आपस में ये लोग जो बातचीत करते हैं, ये जो मेल मिलाप होता है, वो कैसे होता है? ऑल दीज इंटरेक्शन आर कैरिड आउट इन एन इंस्टीट्यूशनल सेटअप। एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप होता है, उसी बेस में किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल सेटअप कैसे होता है? आपने देखा होगा कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है उसमें कोई ओनर ऑफ द लैंड होता है, कोई वर्कर होता है। ठीक इसी तरह से एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप के बेस पे जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो किस बेस पे होते हैं? वो इंस्टीट्यूशनल सेटअप के बेस पे ही होते हैं। ठीक, ये सभी बातचीत एक संस्थागत सेटअप में ही की जाती है। ठीक, तो जितनी भी बातचीत होंगी वो एक संस्थागत सेटअप में ही बातचीत होंगी। मतलब एक किसान है, ठीक, एक आदमी है जिसके पास जो है ओनरशिप है भूमि की, मतलब कि उसके पास जो है आ, मतलब ये माना जा रहा है कि वो भूमि जो है उसी से रिलेटेड है, उसका जो संबंध है वो उसी भूमि से है। और बाकी जो है बाकी किसान जो होते हैं या मजदूर जो होते हैं उस पर काम करते हैं। तो एक तरह का सेटअप बना हुआ है, जैसे बाकी सारे इंस्टीट्यूशन में, बाकी सारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में एक सेटअप के बेस पे ही रिलेशनशिप होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। ऐसी ही एग्रीकल्चर में भी एक सेटअप होता है। ठीक, मजदूर अलग होगा, किसान अलग होगा, ठीक है, या भूमि स्वामी जिसको कहते हैं वो अलग होता है। ठीक, तो एक सेटअप के बेस पे ही सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। कहने का ये मतलब है कि जितने भी रिलेशंस, जितनी भी बातचीत होती हैं वो सारी एक सेटअप के बीच में ही होती हैं। सारी चीजें फिक्स होती हैं, कौन किससे बात कर सकता है, कौन नहीं कर सकता और किस तरह की बात कर सकता है। ठीक, the most important aspect of this social or institutional framework of agriculture are the pattern of land ownership and the nature of relationship among those who own or possess land and those who cultivate the land. ठीक, तो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस एग्रीकल्चरल फ्रेमवर्क का, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सोशल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीकल्चर आर द पैटर्न ऑफ लैंड ओनरशिप। तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? पैटर्न ऑफ लैंड ओनरशिप, मतलब कि लैंड ओनरशिप किस प्रकार से हो रही है, किस तरह से लैंड ओनरशिप हो रही है। एंड द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप कैसा है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसा है। रिलेशनशिप कैसा है मतलब कि किसके बीच में रिलेशनशिप? एमंग दोज हु ओन और पॉजेस लैंड, जिनके पास लैंड है या जो ओन करते हैं। ठीक, ओन करना और पॉज करना दोनों अलग चीज होती है। एक ओन करना मतलब किसी और की है, आपने जो है उसको किराए पे ले लिया है तो वो भी आपकी ओनरशिप में आ जाएगा। या पॉजेस मतलब आपके पास है ही वो लैंड। ठीक, तो लैंड ओनरशिप या लैंड पॉजेस कर रहे हो, यानी कि जिसके पास लैंड है उनके बीच में रिलेशनशिप, और जिनके पास लैंड नहीं है उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। ठीक, एंड दोज हु कल्टीवेट द लैंड, और जो उस लैंड पे खेती करते हैं उनके बीच में, और जिनकी ओनरशिप है उस लैंड पे, उन दोनों के बीच में कैसा नेचर ऑफ रिलेशनशिप है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी एग्रीकल्चरल फ्रेमवर्क में। ठीक, किसी भी एग्रीकल्चरल फ्रेमवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? पैटर्न ऑफ लैंड ओनरशिप एंड रिलेशनशिप बिटवीन दोज हु हैव लैंड एंड दोज हु डोंट हैव लैंड बट कल्टीवेट द लैंड। ठीक, कृषि के इस सामाजिक या संस्थागत ढांचे के सबसे महत्वपूर्ण पहलू भूमि के स्वामित्व के पैटर्न और उन लोगों के बीच संबंधों की प्रकृति है जिनके पास जमीन है या जो जमीन पर खेती करते हैं। ठीक, तो कृषि का जो सबसे सामाजिक संस्थागत ढांचा है, कृषि का जो सामाजिक संस्थागत ढांचा है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो क्या है कि भूमि का स्वामित्व का पैटर्न क्या है, किस तरह से लोग जो है भूमि पे अपना स्वामित्व जमा पाते हैं। ठीक, या संबंध क्या है, उन लोगों के बीच में संबंध क्या है, किन लोगों के बीच में संबंध? जिनके पास जमीन है या जो जमीन पर खेती करते हैं, उन दोनों के बीच में संबंध क्या है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। ठीक, कृषि सामाजिक संस्था में, तो कृषि सामाजिक संस्थागत ढांचे जो है उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो पहला पहलू क्या हो जाएगा? भूमि के स्वामित्व के पैटर्न,
दूसरा क्या हो जाएगा कि उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, किनके बीच में, जिनके पास जमीन है या जो जमीन पर खेती करते हैं, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, agrarian social structure is in a given society evolves over a long period of time। तो किसी भी सोसाइटी में जो एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही नहीं मतलब डेवलप हो जाता है, बल्कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ही डेवलप होता है, बहुत टाइम लगता है इसको डेवलप होने में। तो एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर बाकी सोशल स्ट्रक्चर की तरह ऐसे ही मतलब इवॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि इसको इवॉल्व होने के लिए एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है। ठीक, किसी दिए गए समाज में कृषि संबंधी सामाजिक संरचना एक लंबी अवधि में विकसित होती है। ठीक, तो जो भी सामाजिक संरचना होती है किसी भी दिए गए समाज में, मतलब कि कोई भी समाज, दिए गए समाज मतलब कोई भी समाज में अगर एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर है, यानी कि कृषि संबंधित सामाजिक संरचना है, तो वो ऐसे ही नहीं डेवलप हो जाती है, बल्कि उसको इवॉल्व होने के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है, एक लंबी अवधि में ये विकसित होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, द ट्रेडिशनल इंडियन रूरल कम्युनिटीज एंड द एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर वर ऑर्गेनाइज्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ जजमानी सिस्टम। अब फ्रेमवर्क कौन सा है, हमने पढ़ा कि ये जो सारे रिलेशनशिप हैं वो एक फ्रेमवर्क के बेसिस पे होते हैं। सो फ्रेमवर्क का नाम क्या है, जजमानी सिस्टम। ठीक, जहाँ पे जजमान और कामिन होते हैं। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट आने वाली यूनिट्स में कि जजमानी सिस्टम होता क्या है। द ट्रेडिशनल इंडियन रूरल कम्युनिटीज, तो जो ट्रेडिशनल इंडियन रूरल कम्युनिटीज हैं उनमें जो एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है, वो जजमानी सिस्टम के जरिए ऑर्गेनाइज होता है। जजमानी सिस्टम के जरिए ऑर्गेनाइज होने का मतलब एक जजमान होता है और एक कामिन होता है, जजमान और कामिन। तो कामिन जो है ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं जजमान, मतलब जो खेती के सारे काम होते हैं वो कामिन करता है, किसके लिए करता है, जजमान के लिए। ठीक, पारंपरिक भारतीय ग्रामीण समुदायों, पारंपरिक भारतीय ग्रामीण समुदायों और कृषि सामाजिक संरचनाओं को जजमानी प्रणाली के ढांचे के भीतर ही संगठित किया जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रेडिशनल इंडियन रूरल कम्युनिटीज एंड द एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन, तो वो किस पे बेस्ड है, जजमानी सिस्टम पे। ठीक, पारंपरिक भारतीय ग्रामीण समुदाय और कृषि सामाजिक संरचनाएं जो है वो किस प्रणाली पे बेस्ड होते हैं, ये जजमानी प्रणाली पे ही बेस्ड होते हैं, जहाँ पे एक जजमान होता है और एक कामिन होता है। कामिन क्या करता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि वो कामकाज करता है, किसके लिए करता है, जजमान के लिए करता है। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या है, हाउएवर दोज हु पार्टिसिपेट इन दिस सिस्टम ऑफ रेसिप्रोकल एक्सचेंज डिड नॉट डू सो ऑन इक्वल फुटिंग। ठीक, हालांकि जिन लोगों ने पारस्परिक आदान प्रदान की इस प्रणाली में भाग लिया उन्होंने समान स्तर पर ऐसा नहीं किया। ठीक, ऐसा नहीं है कि मतलब जब उन्होंने भाग लिया, जो जो जजमानी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक, यानी कि जो जजमानी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। इक्वल नहीं होते हैं मतलब कि वो ऐसा नहीं कि जितना वो काम करेंगे उसी हिसाब से उनको पेमेंट मिलता है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, पहले का सिस्टम क्या था, एक जजमान होते थे, एक कामिन होते थे। तो खेती वगैरह जो होती थी वो जजमान के पास सारे मजदूर होते थे, वो जाके काम करते थे, उनको खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत कुछ दे दिया जाता था, या फसल की जब कटाई होती थी तो उस वक्त कुछ दे दिया जाता। तो एक तरह से इक्वल रिलेशनशिप नहीं थी, इक्वल फुटिंग पे काम नहीं होते कि मतलब सारी चीजें फिक्स हों कि आप एक एक घंटे काम करेंगे तो इतना मिलेगा, 2 घंटे करेंगे तो इतना मिलेंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग भी इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं वो इक्वल फुटिंग पे नहीं होते। ठीक, मतलब अगर आप जजमान की सेवा कर रहे हैं, अगर कोई कॉमन जो है जजमान की सेवा कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि जजमान भी उससे इक्वल ही उसको लौटाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो इक्वल फुटिंग पे कभी भी इस तरह का काम नहीं होता। However, those who participated in this system of reciprocal exchange did not do so on equal footing। हालांकि जिन लोगों ने पारस्परिक आदान प्रदान की, पारस्परिक आदान प्रदान किसकी बात कर रहा है, ये जजमानी सिस्टम की ही बात कर रहा है, जजमानी प्रणाली की ही बात की जा रही है। ठीक, इस प्रणाली में भाग लिया है
जिन्होंने भी इस प्रणाली में भाग लिया उन्होंने समान स्तर पर ऐसा नहीं किया, मतलब वो समान स्तर पे नहीं होते। जजमान और कामिन कभी भी समान स्तर पे नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि जैसा कामिन जो है काम करेगा वैसा जजमान भी उसको लौटाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ओवर द ईयर द जजमानी सिस्टम हैज डिसइंटीग्रेटेड एंड रूरल सोसाइटी हैज एक्सपीरियंस प्रोफाउंड चेंज इन इट्स सोशल स्ट्रक्चर। ठीक। ओवर द ईयर्स मतलब कि साल, मतलब ओवर द ईयर्स मतलब कुछ टाइम बीतने के, अभी जो कुछ टाइम आ रहा है उसमें, जो कुछ टाइम बीता है रिसेंट ईयर में। ठीक। तो ओवर द ईयर मतलब कुछ सालों के बाद, कुछ सालों से कह सकते हैं आप। ठीक। द जजमानी सिस्टम हैज डिसइंटीग्रेटेड, तो अब जो है जजमानी सिस्टम खत्म होने लगा। डिसइंटीग्रेटेड मतलब खत्म होना। एंड रूरल सोसाइटी हैज एक्सपीरियंस प्रोफाउंड चेंज इन इट्स सोशल स्ट्रक्चर, और उसकी वजह से जो एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर था उसमें बहुत बड़ा चेंज होने लगा, क्योंकि पहले जजमानी सिस्टम पे सारी एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड थे। ठीक। या रूरल सोसाइटी के जितने स्ट्रक्चर हैं वो जजमानी सिस्टम पे ही बेस्ड है। लेकिन अब चूंकि जजमानी सिस्टम ही डिसइंटीग्रेट होने लगा है, तो इस वजह से जो है अब क्या है, जो एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर है वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगा है। ठीक। क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज होगा तभी वो सरवाइव कर पाएगा। ठीक। तो जजमानी सिस्टम पे बेस्ड था, जजमानी सिस्टम डिसइंटीग्रेट होने लगा, तो जो भी सोशल स्ट्रक्चर है वो अपने आप को चेंज करने लगे। पिछले कुछ वर्षों में जजमानी व्यवस्था बिखर गई, मतलब जो जजमानी व्यवस्था थी वो खत्म होने लगी है। ठीक। और ग्रामीण समाज ने अपनी सामाजिक संरचना में गहरा परिवर्तन अनुभव किया, और उसकी वजह से जजमानी से व्यवस्था के खत्म होने की वजह से ही जो ग्रामीण सामाजिक संरचना है उसमें बहुत ही गहरा परिवर्तन हुआ है। ठीक। उसमें बहुत ही गहरा परिवर्तन आप महसूस कर सकते हैं। एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर बाई रामकृष्ण मुखर्जी। सो रामकृष्ण मुखर्जी ने एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर की बात की है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इससे, क्योंकि मुखर्जी के नाम से बहुत ही सोशोलॉजिस्ट हैं, जैसे टीपी मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, जो आर के मुखर्जी हैं इनका भी आर के मुखर्जी ही होता है। ठीक। लेकिन आर मुखर्जी होता है कभी कभी, क्योंकि रामकृष्ण एक ही में आता है। ठीक। राधा कमल मुखर्जी, जिन्होंने इकोलॉजी की स्टडी की है। ठीक है, सोशल इकोलॉजी। तो यह है रामकृष्ण मुखर्जी, इन्होंने एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर की बात की। रामकृष्ण मुखर्जी द्वारा कृषि सामाजिक संरचना क्या है देखते हैं हम लोग। मुखर्जी कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ स्टडीज ऑन एन एग्रेरियन स्ट्रक्चर, तो इन्होंने एग्रेरियन स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा स्टडी किया। सीरीज ऑफ स्टडी मतलब बहुत ज्यादा स्टडी किया है। इन बंगाल, ज्यादातर इनकी स्टडी जो है वो कहाँ पे है, बंगाल में। इन 1940s में इन्होंने एग्रेरियन स्ट्रक्चर पे एक सीरीज ऑफ स्टडी किया है, मतलब एक स्टडी नहीं किया, एक बार नहीं किया, बल्कि बार बार किया। तो कहाँ पे किया है, बंगाल में किया। मुखर्जी ने 1940 के दशक में बंगाल में कृषि संरचना पर कई अध्ययन किए। तो मुखर्जी ने 1940 में, मुखर्जी कौन, रामकृष्ण मुखर्जी। ठीक। रामकृष्ण मुखर्जी ने 1940 के दशक में बंगाल में कृषि संरचना पर कई अध्ययन किए। तो बंगाल में इन्होंने कृषि संरचना पर बहुत सारे अध्ययन किए हैं। कौन से ईयर में किए हैं, 1940 में। The theme of agrarian social structure and change was to reappear in Indian sociology only after a gap of nearly 2 decades in the late 1960s and in 1970s. तो जो एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर था, ठीक, द थीम ऑफ एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर एंड चेंज वाज रीअपियर इन इंडियन सोशोलॉजी। तो जब मुखर्जी ने स्टडी करना शुरू किया तब जाके ये रीअपियर हुआ। उससे पहले 2 डिकेड्स तक, 2 डिकेड्स मतलब एक डिकेड जो है वो 10 साल का होता है, 2 डिकेड्स यानी कि 20 साल, 20 ईयर्स। ठीक। 20 ईयर्स तक जो है ये इस कॉन्सेप्ट पे कोई स्टडी नहीं कर रहा था। लेकिन ये बाद में जो है ये, जब रामकृष्ण मुखर्जी ने इसकी स्टडी करना शुरू किया तब जाके इसको फिर से इसकी बात होने लगी, 1960s और 1970s के टाइम पे।
1940 में उन्होंने किया था। उसके बाद 60 से 70 के बीच में जाके फिर से ये स्टडी होना शुरू हुआ, तो 20 साल हो गए इसमें। कृषि सामाजिक संरचना और परिवर्तन का विषय 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक में लगभग 2 दशकों के अंतराल के बाद ही भारतीय समाजशास्त्र में फिर से प्रकट हुआ। तो सबसे पहले रामकृष्ण मुखर्जी ने 1940 में किया था, उसके बाद 20 साल तक किसी ने नहीं किया। 1960 के लास्ट में और 1970 के अंत 1970 के शुरुआत में ही लोग फिर से जो है कृषि सामाजिक संरचना की बात करने लगे सोशियोलॉजी में, ठीक, समाजशास्त्र में। एज ए सोशियोलॉजिस्ट हम लोग ये नहीं कह सकते कि क्या चीज सही है क्या गलत है, क्योंकि जजमानी सिस्टम हम ये कह रहे हैं कि सही है या गलत है, ये आप कह नहीं सकते। एज ए सोशियोलॉजिस्ट तो नहीं कह सकते। बाकी आप एक इथिकल वे में अगर देखें तो कह सकते हैं कि सही नहीं था, क्योंकि हम लोगों का काम बस ये होता है कि समाज में या सोसाइटी में जो भी चीजें हो रही हैं वो बता देना, ठीक। उसमें क्या गलत है क्या सही है वो मॉरल या एथिकल लोग ही तय करेंगे, उसका हमारा जो है कोई उसमें इम्पोर्टेंस नहीं होता, ठीक। सो एथिकल वे में अगर आप देखेंगे तो सही बात है कि जो जजमानी सिस्टम था वो समाज के लिए सही नहीं था, ठीक। रामकृष्ण मेड systematic historical as well as empirical studies using dialectical model। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि जो रामकृष्ण मुखर्जी ने जो स्टडी किया था वो किस तरीके से किया था। तो उनकी स्टडी जो थी वो सिस्टमैटिक हिस्टोरिकल थी एज वेल एज एम्पेरिकल स्टडीज थी, ठीक। सिस्टमैटिक हिस्टोरिकल के साथ साथ जो है वो एम्पेरिकल स्टडीज भी थी, और उसमें उन्होंने कौन से डाटा का इस्तेमाल किया था, डायलेक्टिकल मॉडल का इस्तेमाल किया था, यूजिंग डायलेक्टिकल मॉडल। किस मॉडल का इस्तेमाल किया था, डायलेक्टिकल मॉडल का यूज करके किया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। हाँ, एथिकल वे में बता सकते हैं, मैं तो बोला हूँ कि एथिकल वे में आप कह सकते हैं कि सही नहीं था, लेकिन मतलब आपको ये सिर्फ ये बताना होता है समाज में क्या हो रहा है। रामकृष्ण के द्वंद्वात्मक मॉडल का उपयोग, रामकृष्ण ने द्वंद्वात्मक मॉडल का उपयोग करके व्यवस्थित ऐतिहासिक और अनुभवजन्य अध्ययन किया है, ठीक। तो इन्होंने कौन से मॉडल का इस्तेमाल किया था, द्वंद्वात्मक मॉडल का इस्तेमाल किया था, ठीक। उसका इस्तेमाल करके उन्होंने व्यवस्थित ऐतिहासिक और अनुभवजन्य अध्ययन किया था, ठीक। व्यवस्थित ऐतिहासिक और अनुभवजन्य अध्ययन किया था। तो ये याद होना चाहिए आपको कि उन्होंने कौन सा मॉडल यूज किया था और किस तरह की स्टडी थी। अब एक बुक का नाम है जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, हिज बुक ऑन द राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। द राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी, ब्रिटिश की थी, ठीक। ब्रिटिश लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी खोला था इंडिया में। तो उन्होंने, उनकी बुक का नाम क्या था, द राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1958 में ये बुक पब्लिश हुई थी, प्रकाशित की गई थी। इज अ कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। तो ये क्या है, इस बुक में क्या उन्होंने बताया, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री। एक कंट्रीब्यूशन था किसके किसके लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री के बीच में, कि किस तरह से कॉलोनियलिज्म को जो है इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है इंडिया में थ्रू स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। किसके जरिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज के जरिए, मतलब अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई गई जिसके जरिए जो है जो कॉलोनियलिज्म है उसको जो है इंस्टीट्यूशनलाइज किया। डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड अरिस्टोक्रेटिक डिपोटेशन। और किस तरह से फ्यूडलिज्म का डिसइंटीग्रेशन हुआ, मतलब फ्यूडलिज्म कैसे इंडिया से खत्म हुआ और कैसे अरिस्टोक्रेटिक डिपोटेशन हुआ, एंड द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, और कैसे न्यू मिडिल क्लास का डेवलपमेंट हुआ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट की बात किया है उन्होंने इस बुक में, द राइज एंड फॉल ऑफ
ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप उन बुक के नाम के साथ साथ उसमें किस किस चीज की बात किया है उन्होंने, रामकृष्ण मुखर्जी ने, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। द राइज एंड फॉल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1958 पर उनकी पुस्तक आर्थिक नीतियों के स्त्रीकरण, ठीक, तो आर्थिक नीतियों के स्त्रीकरण, सामंतवाद और कुलीन निरंकुशता के विघटन और नए मध्यम वर्गों के उदय के माध्यम से भारत में उपनिवेशवाद के संस्थागतकरण के आर्थिक और सामाजिक इतिहास में एक योगदान। ठीक, तो इन्होंने जो ये बुक लिखी, ये किसका योगदान है? ये बताते हैं कि कैसे आर्थिक नीतियों का स्त्रीकरण किया गया और कैसे सामंतवाद और कुलीन निरंकुशता के विघटन से मध्यम वर्ग कैसे डेवलप हुआ, ठीक, और कैसे भारत में जो है उपनिवेशवाद के संस्थागतकरण के माध्यम से, ठीक, के आर्थिक और सामाजिक इतिहास में एक योगदान। मतलब कि इनकी जो ये बुक थी द राइज एंड फॉल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें इन्होंने किस चीज की बात की, किस तरह से आर्थिक नीतियों के जरिए जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने कैसे अपने कॉलोनियलिज्म को किस तरह से इस्टेब्लिश किया इंडिया में, और किस तरह से वो एक संस्थागत रूप देते हैं उसको, ठीक, और किस तरह से मध्यम वर्ग का डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से न्यू मिडिल क्लास डेवलप हुआ, ठीक। इन हिज द डायनामिक ऑफ रूरल सोसाइटी, तो डायनामिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी ये भी बुक है रामकृष्ण मुखर्जी की जो पब्लिश हुई थी 1957, ठीक। इन हिज द डायनामिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी एक बुक है जो 1957 में पब्लिश हुई। मुखर्जी स्टडीज सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस इन सेट ऑफ विलेज थ्रू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्लासेस, ठीक। तो मुखर्जी ने इस बुक में क्या स्टडी किया है? उन्होंने स्टडी किया है कि किस तरह से इंडिया के जो विलेजेस हैं उनमें इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस कैसे आ रहे हैं इंडिया के जो विलेजेस हैं, किस तरह से थ्रू चेंजेस इन द स्ट्रक्चर। अब ये जो चेंज आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज हो रहे हैं, ठीक, क्लासेस जो क्लास के स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हो रहे हैं, क्लास के स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से विलेज के जो इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट हैं उनमें चेंज आ रहे हैं। इसकी बात किसमें किया था उन्होंने? मुखर्जी ने द डायनामिक्स ऑफ सोसाइटी जो 1957 में पब्लिश हुई। अपनी द डायनामिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी 1957 में मुखर्जी ने वर्गों की संरचना में परिवर्तन के माध्यम से गांव के एक समूह में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का अध्ययन किया है, ठीक। तो उन्होंने अपनी बुक द डायनामिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी जो 1997 में प्रकाशित हुई थी, ठीक, उसमें मुखर्जी ने क्या अध्ययन किया है? उन्होंने अध्ययन किया है कि किस तरह से जो वर्गों की संरचना में परिवर्तन आया और उसकी वजह से गांव के एक समूह में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आया। इस चीज का अध्ययन उन्होंने किया है अपनी बुक द डायनामिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी, ठीक, जो प्रकाशित हुई थी 1957 में। He emphasizes the necessity to grasp the systematic and organic character of Indian society for understanding of its social process। तो उन्होंने क्या किया? वो भारतीय समाज की सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए उनके व्यवस्थित और जैविक चरण को समझने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर जो है आपको इंडियन सोसाइटी के कैरेक्टर को समझना है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स सोशल प्रोसेस, इंडियन सोसाइटी के सोशल प्रोसेस को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ही एम्फेसाइजेस द नेसेसिटी टू ग्रास्प द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनिक कैरेक्टर। तो सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनिक कैरेक्टर को आपको ग्रास्प करना होगा इंडियन सोसाइटी के, तभी आप जो है इंडिया में जो सोशल प्रोसेस है उसको समझ पाएंगे, ठीक। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज की सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए आपको व्यवस्थित और जैविक चरित्र को समझने की आवश्यकता है, ठीक। तो सबसे पहले आपको व्यवस्थित और जैविक चरित्र को समझना पड़ेगा, तभी इंडिया में जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उनको आप समझ पाएंगे। समाज की जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उनको समझने के लिए आपको व्यवस्थित और जैविक चरित्र को समझना जरूरी है, ठीक। ये मुखर्जी का मानना है। इन दिस स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी मुखर्जी मेक्स यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। तो रूरल सोसाइटी की स्टडी करते वक्त मुखर्जी ने कौन से डाटा का इस्तेमाल किया था? स्टैटिस्टिकल डाटा का इस्तेमाल किया था।
तो ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हु स्टडीड रूरल मुखर्जी स्टडीड रूरल सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ डाटा। तो ये डाटा हो जाएगा स्टैटिस्टिकल डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू जनरेट कॉन्सेप्चुअल कैटेगरीज ऑफ द क्लास स्ट्रक्चर इन विलेज। ठीक, तो इन्होंने स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो बहुत सारे सोर्सेज से लिया था, क्या करने के लिए, ताकि एक कॉन्सेप्चुअल कैटेगरीज को डेवलप किया जा सके, जो क्लास स्ट्रक्चर की कॉन्सेप्चुअल कैटेगरीज है उसको डेवलप किया जा सके गांव वगैरह में, एंड एनालिटिकली पोजिट्स देम टू अनराइवल द प्रॉब्लम ऑफ रूरल सोशल स्ट्रक्चर। और एक तरह से जो है किस तरह से आप रूरल सोशल स्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम्स है उनको खत्म कर सकते हैं, एंड डेवलपमेंट फ्रॉम अ क्वासी मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। और इन्होंने जो पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया था वो किस कौन से पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया था, क्वासी मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि मुखर्जी ने जो है कौन सा पर्सपेक्टिव इस्तेमाल किया था, क्वासी मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया था। ग्रामीण समाज के इस अध्ययन में मुखर्जी गांव में वर्ग संरचना की वैचारिक श्रेणियां उत्पन्न करने के लिए, तो मुखर्जी ने ग्रामीण समाज के अध्ययन में क्या किया था, गांव में जो वर्ग संरचना की वैचारिक श्रेणियां थी उनके उत्पन्न करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सांख्यिकीय डाटा का उपयोग करते हैं। ठीक, तो वो किस डाटा का उपयोग करते हैं, सांख्यिकीय डाटा का उपयोग करते हैं, और विश्लेषणात्मक रूप से उन्हें अर्ध मार्क्सवादी दृष्टिकोण से ग्रामीण सामाजिक संरचना और विकास की समस्या को सुलझने के लिए प्रस्तुत करते हैं। ठीक, और एक तरह से कौन सा दृष्टिकोण उपयोग करते हैं, वो अर्ध मार्क्सवादी दृष्टिकोण उपयोग करके जो भी ग्रामीण में समस्याएं थी, ग्रामीण समाज में जो समस्याएं थी उनको सुलझाने के लिए एक तरीका प्रस्तुत करते हैं। ठीक, The use of statistical data makes this study comparable to those in other region and state of India. ठीक, सांख्यिकीय डाटा का उपयोग इस अध्ययन को भारत के अन्य क्षेत्रों और राज्यों के अध्ययन से तुलनीय बनाता है। ठीक, तो उन्होंने जो स्टडी किया था वो कौन से स्टेट की किया था, उन्होंने बंगाल की स्टडी किया था। ठीक, लेकिन उसमें उन्होंने सांख्यिकीय डाटा का इस्तेमाल किया था, यानी स्टैटिस्टिकल डाटा का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से आप उस डाटा का इस्तेमाल करके अदर रीजन में उसी स्टैटिस्टिकल डाटा का इस्तेमाल करके या सांख्यिकीय डाटा का इस्तेमाल करके दूसरे राज्यों की का भी अध्ययन कर सकते हैं, उन्हीं के मॉडल से, उन्हीं के मेथड से आप स्टैटिस्टिकल डाटा यूज कर सकते हैं दूसरे राज्य में, दूसरे स्टेट में भी, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो यही फायदा होता है स्टैटिस्टिकल डाटा का यूज करने का। हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि स्टैटिस्टिकल डाटा यूज करने में फायदा क्या है, आप दूसरे रीजन में भी उसी सेम स्टडी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो मुखर्जी ने स्टैटिस्टिकल डाटा का इस्तेमाल किया था, इसी वजह से उनकी स्टडी जो है वो बाकी राज्य में, इंडिया के बाकी स्टेट में भी एप्लीकेबल है, और आप जो है उसको अप्लाई करके एक रिजल्ट निकाल सकते हैं जो मुखर्जी के बेस पे हो सकता, मुखर्जी के मेथड्स के बेस पे हो। तो सांख्यिकीय डाटा का उपयोग करके इस अध्ययन को भारत के अन्य क्षेत्रों और राज्य के अध्ययन से तुलनीय बनाता है। मतलब कि अगर उन्होंने सांख्यिकीय डाटा का इस्तेमाल नहीं किया होता तो बाकी राज्यों की तुलना आप जो है बंगाल से नहीं कर पाते। ठीक, बाकी राज्यों का अध्ययन जो है आप बंगाल की तुलना करके नहीं कर पाते अगर उन्होंने सांख्यिकीय डाटा का उपयोग ना किया होता तो। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एग्रेरियन स्ट्रक्चर, कृषि संरचना। डिपेंड्स अपॉन द लैंड होल्डिंग अमाउंट ऑफ लैंड आर पर्सन होल्ड। ठीक, तो एग्रेरियन स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है, लैंड होल्डिंग पे डिपेंड करता है कि एक आदमी के पास कितना लैंड, कितना अमाउंट ऑफ लैंड है। ठीक, ये डिपेंड करता है एग्रेरियन स्ट्रक्चर जो है वो किस पे डिपेंड करता है कि एक पर्सन के पास कितना लैंड है, कितना ओनरशिप ऑफ लैंड है, उस बेसिस पे उसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। ठीक, कृषि संरचना एक व्यक्ति के पास जोत की भूमि की मात्रा पर निर्भर करता है, मतलब कितना जो है एक आदमी के पास जोत की भूमि है जहाँ पे वो खेती कर सकता है। ठीक, इस पे डिपेंड करता है कृषि संरचना।
देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सम पीपल हैव लॉट्स ऑफ लैंड एंड सम पीपल डोंट हैव एनी। ठीक, तो ये माना जाता है कि जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर है उसमें बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ठीक, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड नहीं है बल्कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, जिसमें कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा लैंड है और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं। ठीक, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ठीक, भूमि का असमान वितरण हुआ है, जो भी कृषि संरचना है उसमें भूमि का बहुत असमान वितरण हुआ है। असमान वितरण क्यों हुआ है? क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत अधिक भूमि है जबकि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं। ठीक, कुछ लोगों के पास बहुत अधिक भूमि है जबकि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं। The agricultural structure is how the land holding have been distributed among people. अब ये एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर क्या बताता है कि किस तरह से लैंड होल्डिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लोगों के बीच में, किस तरह से लैंड होल्डिंग दी गई, मतलब जो ओनरशिप दी गई है वो किस बेसिस पे दी गई है। ठीक, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है लैंड का समाज में या सोसाइटी में, वो किस बेस पे दिया गया है, वही डिपेंड करता है किस पे, एग्रेरियन एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर पे। कृषि संरचना ये है कि कैसे लोगों के बीच में भूमि का वितरण किया गया है, मतलब कैसे किया गया है, यानी कि किस तरीके से किया गया है, क्या मॉडल इस्तेमाल किया गया है, और मतलब कि किस जो अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि कितना किसके पास होगा, इस ये किसके बेस पे होता है। ठीक, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, कृषि संरचना में आ जाती है। तो हम लोग देखेंगे ये सारे मॉडल्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बाद। आज़ादी से पहले किस तरह से लैंड होल्डिंग थी, या मतलब भूमि का वितरण हुआ था, या आज़ादी के बाद किस तरह से हुआ था। ठीक, तो आज हम लोग आज़ादी से पहले जो भी लैंड होल्डिंग हुई थी, जिस तरह से जो भी मॉडल इस्तेमाल किए गए थे, वो सारे मॉडल्स हम लोग आज पढ़ेंगे। कल हम लोग आज़ादी के बाद यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी हुआ था वो हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ लैंड होल्डिंग। अब भूमि के जोत के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक, लैंड होल्डिंग के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है लार्ज लैंडर्स, यानी कि जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड हो, लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड हो, उनको लार्ज लैंडर्स कहा जाता है या बड़े जमींदार कहा जाता है। ठीक, लार्ज लैंडर्स या बड़े जमींदार। ओन लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड, अर्लियर नोन एज जमींदार। ठीक, तो लार्ज लैंडर्स क्या होते हैं, इनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड होता है, बहुत ज्यादा जमीनें होती हैं। पहले इनको जो है जमींदार के नाम से जाना जाता था। ठीक, पहले इनको किस नाम से जाना जाता था, जमींदार के नाम से जाना जाता था। जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें होती थी उनको किस नाम से जाना जाता था, जमींदार के नाम से जाना जाता था। आपने सुना भी होगा बहुत सारे लोगों को विलेज एरिया में जमींदार अभी भी बोला जाता है। हालांकि अब जो बेसिस है वो एक टाइटल बन चुका है। ऐसा नहीं कि जिनको जमींदार बोला जाता है उनके पास लार्ज लैंड, वो लार्ज लैंडर ही हो, बल्कि जो पहले होता था जिनको जमींदार बोला जाता था उनके पास लैंड का अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा होता था। तो बड़े जमींदार कौन होते हैं? बड़ी मात्रा में जमीन के मालिक होते हैं, मतलब कि ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जमीन का मालिकाना हक जो है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा जमीन पे उनका मालिकाना हक होता है, जिन्हें पहले जमींदार के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें पहले जमींदार के रूप में जाना जाता था। दूसरा क्या है, दूसरा टाइप क्या है, मीडियम लैंड ओनर्स, स्मॉल लैंड ओनर्स, यानी कि मीडियम लैंड ओनर या स्मॉल लैंड ओनर्स, मध्य भूस्वामी या छोटे भूस्वामी। ठीक, तो ये कौन लोग होते थे, मीडियम लैंड ओनर्स या स्मॉल लैंड ओनर्स कौन से होते थे, हैव अमाउंट ऑफ लैंड एंड कैन मेक अ प्रॉफिट। ठीक, स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड था लेकिन इससे वो प्रॉफिट कमा सकते थे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लाइवलीहुड अपने खाने पीने के लिए ही उगा पाते थे, बल्कि उनके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड होता था लेकिन उसमें उनको प्रॉफिट होता था। ठीक, स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड होता था लेकिन उसमें उनको प्रॉफिट होता था। मध्यम भूस्वामी, छोटे भूस्वामी, जिनके पास कम मात्रा में भूमि होती थी और वे लाभ कमा सकते थे, मतलब कम होती थी लेकिन इतनी होती थी कि उससे वो
लाभ कमा सकते थे। सिर्फ अपने खाने पीने के लिए ही नहीं प्रोडक्शन करते थे, बल्कि वो लाभ भी कमाते थे उससे। तो उन्हीं को मध्यम भूस्वामी या छोटे भूस्वामी कहा जाता है, जिनके पास कम अमाउंट ऑफ लैंड तो होता था, मतलब कि कम मात्रा में भूमि होती थी, लेकिन उससे वो लाभ कमाते थे। ठीक, इतनी होती थी कि वो लाभ कमा सकें। नेक्स्ट टाइप आता है मार्जिनल लैंड ओनर्स। सीमांत भूस्वामी कौन होते थे? मार्जिनल लैंड ओनर्स यानी कि सीमांत भूस्वामी कौन होते थे? These, along with small family, grow just enough for consumption of their family and do not have enough land to get surplus to sell in the market. ठीक, तो ये इतने छोटे लैंड ओनर्स होते थे, इनके पास इतना कम अमाउंट ऑफ लैंड होता था कि ये सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही प्रोडक्शन कर पाते थे। जितना इनकी फैमिली कंज्यूम करती थी, जितना इनकी फैमिली का कंजप्शन था, उतना ही ये प्रोडक्शन कर पाते थे। कोई भी सरप्लस नहीं होता था इनके पास। सरप्लस कहते हैं मतलब जिनको आप बेच के बाजार में प्रॉफिट कमा सके। तो ऐसा कोई सरप्लस अमाउंट में इनका प्रोडक्शन नहीं होता था, बल्कि जितना प्रोडक्शन होता था वो सारे इनकी फैमिली कंजप्शन में ही यूज होता था। ठीक, फैमिली कंज्यूम ही कर जाती थी पूरी, जितना भी प्रोडक्शन होता था उतना फैमिली ही कंज्यूम कर जाती। तो इतना कम अमाउंट ऑफ लैंड जिनके पास होता था, उनको क्या कहा जाता था? मार्जिनल लैंड ओनर्स कहा जाता था। मतलब ये किसी से खरीदते नहीं थे, इतना था इनके पास कि ये खुद प्रोडक्शन करके खुद उसको कंज्यूम कर पाए। ठीक, बस इतना था कि ये मार्केट में नहीं बेच सकते। सीमांत भूस्वामी किसको कहते हैं? ये छोटे परिवार के साथ साथ अपने परिवार के उपभोग के लिए पर्याप्त उत्पादन करते हैं। ठीक, तो छोटे परिवार के साथ साथ जो है अपने परिवार के लिए पर्याप्त उत्पादन कर पाते हैं। ठीक, इतना इनके पास भूमि होती थी कि इनका जो उत्पादन होता था वो इतना पर्याप्त होता था कि उनकी फैमिली जो है उस पर खा जी ले, लेकिन इतना नहीं होता था कि वो बाजार में बेच पाए उसको। ठीक, बाजार में बेचकर उससे सरप्लस नहीं कमा पाते थे, उससे प्रॉफिट नहीं कमा पाते थे। ठीक, और बाजार में बेचने के लिए अधिशेष प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं होती। मतलब कि जितना इनका उत्पादन होता था वो इनके परिवार ही यूज कर लेते थे, इतना नहीं होता था कि वो बाजार में जाके उसको बेचे। फोर्थ टाइप क्या है? लैंडलेस लैंड ओनर्स। लैंडलेस लैंड ओनर यानी कि जिनके पास लैंड नहीं है। ठीक, भूमिहीन जमींदार कौन होते थे? हैव नो लैंड ऑफ देयर ओन, वर्क फॉर अदर्स। ठीक, इनके पास कोई लैंड नहीं होता था, बल्कि ये दूसरों के लिए काम करते थे। ठीक, इनके पास लैंड नहीं होता था, बल्कि ये दूसरों की जमीनों पे जाके काम किया करते थे। भूमिहीन जमींदार कौन होते थे? जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी और वो दूसरों के लिए काम करते थे। दूसरों के लिए काम करना मतलब दूसरे की जमीनों पर जाके काम करते थे। नेक्स्ट है फिफ्थ टाइप है लैंड ओनरशिप का, टेनेंट्स यानी कि काश्तकार। टेनेंट्स यानी कि काश्तकार टेक लैंड्स on rent and give the landowners a share of the profit. Tenants, fifth type है tenants, take land on rent and give the landowner a share of the profit. तो ये क्या करते थे? रेंट पे लैंड लेते थे लैंड ओनर से, और उसका जो भी प्रॉफिट होता था उसमें कुछ शेयर करते थे। मतलब चाहे वो 50% हो या मतलब जो भी उनका डिसाइड होता था, कुछ शेयर, प्रॉफिट का कुछ शेयर जो है वो लैंड ओनर को देते थे। बल्कि ये रेंट पे लैंड लेते थे लैंड ओनर से और उनको जो प्रॉफिट है उसका शेयर देते थे। ठीक, तो ऐसे लोगों को टेनेंट्स कहा जाता है, काश्तकार कहा जाता है, या किराएदार भी कह सकते हैं। किराए पर जमीन लें और जमीन मालिक को लाभ का हिस्सा देते थे। ठीक, तो यहाँ पे किराए पे जमीन लेते थे और जमीन का जो मालिक होता था उसको जो लाभ जो होता था उसमें से कुछ हिस्सा दिया जाता था। तो ऐसे लोगों को काश्तकार यानी कि किराएदार कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत में कृषि वर्ग संरचना। एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया, भारत में कृषि वर्ग संरचना क्या है? अब हम लोगों ने एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, लेकिन इंडिया में एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर कैसा है वो हम लोग देखेंगे। कृषि वर्ग
संरचना के बारे में हम लोग पढ़ लिया है, लेकिन भारत में कृषि वर्ग संरचना कैसा है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर refers to the type of class structure that prevails in an agricultural society or setup। तो एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्लास स्ट्रक्चर जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी के बेस पे है, ठीक, जो एग्रीकल्चरल सेटअप के बेस पे है, उनको ही एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक, तो एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर किसको कहेंगे? ऐसा क्लास स्ट्रक्चर जो एग्रीकल्चरल सेटअप, एग्रीकल्चरल सोसाइटी के बेस पे होता है। ठीक, कृषि वर्ग संरचना की अवधारणा उस वर्ग संरचना के प्रकार को संदर्भित करता है जो एक कृषि समाज या व्यवस्था में प्रचलित होता है। ठीक, तो कृषि वर्ग संरचना किसको कहेंगे? ऐसी वर्ग संरचना जो किस पे बेस्ड होती है? कृषि की समाज की व्यवस्था पे बेस्ड पे होती है, या कृषि समाज का जो सेटअप होता है उसके बेस पे होती है। ठीक है, मतलब कृषि से रिलेटेड जो भी संरचना होती है, जो भी वर्ग बनता है, वो क्या हो जाएगा? कृषि वर्ग संरचना हो जाएगा। ठीक, scholars such as S. Bhargava, T. R. Gadgil, and others have stated in their studies that the agrarian classes did not exist in pre-independent India। तो इनका मानना था, कुछ स्कॉलर ऐसे हैं जैसे एस भर्गवा, डी आर गैडगिल और कुछ अदर स्कॉलर जो थे, वो ये मानते थे कि इंडिपेंडेंस से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंट यानी कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में, यानी कि ब्रिटिश राज में एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर नहीं एग्जिस्ट करता था। इंडिया में जो है एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर नहीं एग्जिस्ट करता था। ये कौन मानते हैं? एस भर्गवा, डी आर गैडगिल और भी अदर स्कॉलर भी इस बात को मानते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंट यानी कि ब्रिटिश राज में इंडिया में एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब एग्रीकल्चर में कोई भी क्लास नहीं हुआ करता था। ठीक, विद्वान जैसे एस भर्गवा, डी आर गैडगिल और अन्य ने अपने अध्ययन में कहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में कृषि वर्ग मौजूद नहीं थे। तो स्वतंत्रता पूर्व यानी कि जो ब्रिटिश का राज था, वहां पे भारत में जो है कृषि वर्ग कोई भी मौजूद नहीं था, कोई भी कृषि वर्ग नहीं था। ये मानना था इसका, भगवा का या गैडगिल का या बहुत सारे और भी विद्वानों का ये मानना था। उन्होंने लिखा है इस बारे में, उन्होंने इस बारे में अध्ययन किया है कि स्वतंत्रता से पहले, भारत में स्वतंत्रता से पहले कोई भी कृषि वर्ग नहीं हुआ करता था, कोई भी कृषि वर्ग नहीं हुआ करता था। ठीक, the agrarian social structure consists of agrarian classes which represent different social group in rural India। तो एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर किस चीज को बताता है? एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर जो है अलग अलग एग्रेरियन क्लासेस को बताता है। ठीक, क्योंकि एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग क्लास में बटा हुआ है, उसी को हम लोग एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं, जो किस चीज को बताता है? विच रिप्रेजेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप इन रूरल इंडिया। तो ये किस चीज को बताता है? जो रूरल इंडिया में अलग अलग सोशल ग्रुप हैं उसके बारे में बताता है। तो अगर आप एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं एग्रेरियन क्लासेस की। एग्रेरियन क्लासेस मतलब जो जो भी रूरल इंडिया है उसमें कई सोशल ग्रुप हैं जो क्लासेस में बटे हुए हैं। तो उन क्लासेस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं किसमें? द एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। ठीक, जैसे कोई लैंड ओनर है, कोई टेनेंट्स है, ठीक, कोई वर्कर है, ये सब क्या है? क्लासेस हैं। ये रूरल इंडिया के क्लासेस हैं। उसको अगर आप उसकी स्टडी करते हैं तो वो एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक, कृषक सामाजिक संरचना में कृषक वर्ग शामिल है। तो कृषक सामाजिक संरचना में कौन से लोग शामिल होते हैं? कृषक वर्ग शामिल होते हैं, जो ग्रामीण भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, जो ग्रामीण भारत में ये बताते हैं कि ग्रामीण भारत में अलग अलग समूह पाए जाते हैं जो अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं, और ये वर्ग किस बेस पे हैं? कृषि के बेस पे हैं, इसीलिए इनको कृषक वर्ग कहा जाता है। ठीक, तो हम कृषक सामाजिक संरचना में इन्हीं सब लोगों की बात करते हैं। किनकी बात करते हैं? कृषक वर्ग की बात करते हैं। कृषक वर्ग का मतलब कि हमारा जो भारत में जो ग्रामीण समाज है वो बटा हुआ है अलग अलग वर्ग में। किस बेसिस पे बटा हुआ है? कृषि के बेस पे बटा हुआ है, इसीलिए उनको कृषक वर्ग कहा जाता है। ठीक,
इसलिए उनको कृषक वर्ग कहा जाता है। ठीक, तो समझ में आ गया कि अगर आप एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यानी कि एग्रेरियन क्लास की बात कर रहे हैं, और यानी कि इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो रूरल इंडिया है उसमें अलग अलग सोशल ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक, कृषक सामाजिक संरचना में आप कृषक वर्ग की बात करते हैं, और ये बताना चाहते हैं कि जो भारत है, भारत जो ग्रामीण भारत है उसमें अलग अलग समूह पाए जाते हैं, जो किस बेसिस पे होते हैं, किस बेसिस पे होते हैं, कृषि के बेस पे होते हैं। ठीक, डैनियल थॉर्नर बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। ठीक, इन्होंने कृषि यानी कि रूरल सोशोलॉजी में बहुत योगदान है इनका। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इनका। डैनियल थॉर्नर क्या कहते हैं, हैड सजेस्टेड दैट वन कुड डिवाइड द एग्रेरियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इनटू डिफरेंट क्लासेस कैटेगरीज बाय 3 क्राइटेरिया। तो ये कहते हैं कि 3 क्राइटेरिया के बेस पे, ठीक, आप जो है पूरे इंडिया में जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है उनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, 3 कैटेगरी में आप जो है पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को, जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है उनको आप जो है, जो भी एग्रेरियन पॉपुलेशन है इंडिया में, उनको आप 3 कैटेगरी में 3 क्राइटेरिया के बेस पे ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, डैनियल थार्नर ने सुझाव दिया है कि भारत की कृषक जनसंख्या को 3 मापदंड लेकर विभिन्न वर्ग श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। तो 3 मापदंड के जरिए, 3 मापदंड के जरिए ही आप जो है पूरे कृषक समाज को, कृषक जनसंख्या को बांट सकते हैं। ठीक, तो 3 मापदंड के जरिए ही आप पूरे कृषक जनसंख्या को बांट सकते हैं भारत में। ये किसका कहना था, डैनियल थार्नर का। अब ये 3 मापदंड कौन कौन से हैं, 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है, पहला मापदंड क्या है, इनकम ऑब्टेन फ्रॉम लैंड दैट इज थ्रू रेंट, वंस ओन कल्टीवेशन और वेजेस। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि पहला जो मापदंड था, पहला कैटेगरी कौन सा था, इनकम ऑब्टेन फ्रॉम लैंड, कितनी इनकम लैंड से पाई जा रही है। ठीक, थ्रू रेंट, चाहे वो रेंट के जरिए हो। ठीक, इनकम ऑब्टेन फ्रॉम लैंड दैट इज थ्रू रेंट, वंस ओन कल्टीवेशन, या कोई खुद खेती कर रहा हो उससे। ठीक, या तो आप रेंट देकर उससे कमा रहे हो, या आप खुद ही उस पर खेती कर रहे हो, या वेजेस के जरिए, या वेजेस के जरिए, या आपको लैंड से आपको कितना तनख्वाह मिल रही है, वेजेस मिल रहे हैं, इस बेसिस पे एक कैटेगरी ये हो गई। ठीक, कि आप उससे कितना इनकम, इनकम कैसे, लोग जो है इनकम किस तरह से कमा रहे हैं, इस बेसिस पे आप पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं। उनका रेंट देकर कमा रहे हैं, या खुद कल्टीवेट कर रहे हैं, या वेजेस के जरिए कर रहे हैं। ठीक, भूमि से प्राप्त आय के बेसिस पे आप जो है जो भी कृषक समाज है, कृषक जनसंख्या है, उसको बांट सकते हैं। अब भूमि से आय कैसे प्राप्त होती है, या तो किराए के जरिए प्राप्त होती है, किराए के माध्यम से होती है, या स्वयं की खेती के माध्यम से होती है, या मजदूरी के माध्यम से होती है। तो 3 तरीके से भूमि से आय प्राप्त होती है, या तो किराए के माध्यम से, या स्वयं खेती के जरिए, या मजदूरी के माध्यम से। ठीक, एक कैटेगरी ये हो गया, एक मापदंड ये हो गया। दूसरा मापदंड क्या है, द नेचर ऑफ राइट दैट इज ओनरशिप राइट। तो राइट कैसा है, नेचर ऑफ राइट कैसा है, इस बेसिस पे भी आप एग्रेरियन क्लासेस, एग्रेरियन पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डैनियल थॉर्नर। ठीक, तो द नेचर ऑफ राइट दैट इज ओनरशिप राइट। ठीक, तो किस तरह की ओनरशिप है, टेंडेंसी राइट है, शेयर क्रॉपिंग राइट है, या नो राइट एट ऑल। टेंडेंसी राइट है, या शेयर क्रॉपिंग राइट है, या कोई भी राइट नहीं है, लैंड पे कोई भी राइट नहीं है। इस बेसिस पे भी आप पॉपुलेशन को, एग्रीगेट पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं। अधिकार कैसा है, अधिकार की प्रकृति है कैसी है, जो कि स्वामित्व अधिकार भी हो सकता है, प्रवृत्ति अधिकार भी हो सकता है, शेयर फसल अधिकार भी हो सकता है, या कोई अधिकार नहीं हो सकता। ठीक, तो इस बेसिस पे भी आप पूरी पॉपुलेशन को, पूरी जनसंख्या को बांट सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे अलग अलग तरीके से कैसे बांटा गया है उनको। ठीक, तो पहला बेसिस क्या है, पहला मापदंड क्या है, आय कितना मिल रही है। दूसरा मापदंड क्या है कि ओनरशिप कैसी है, स्वामित्व कैसा है। ठीक, पहली कैटेगरी क्या है, इनकम कैसे आ रही है। ठीक, और दूसरी कैटेगरी क्या है, नेचर ऑफ राइट कैसा है। ठीक,
तीसरा क्या है, 3 कैटेगरी बताया उन्होंने, तो तीसरा कौन सा है, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फील्ड वर्क एक्चुअली परफॉर्म दैट इज डूइंग नो वर्क एट ऑल। ठीक, अब ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ फील्ड वर्क, मतलब कि कैसा फील्ड वर्क करना, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है, ठीक, जो ओनरशिप होगा वो क्यों काम करेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कितना काम किया जा रहा है इस बेसिस पे, कोई कितना काम कर रहा है इस बेसिस पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं पूरी एग्रेगियन पॉपुलेशन को अकॉर्डिंग टू डैनियल थॉर्नर, कि डूइंग नो वर्क एट ऑल मतलब कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, डूइंग पार्शियल वर्क थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं, डूइंग टोटल वर्क या पूरा पूरा काम कर रहे हैं। ठीक, तो इस बेसिस पे भी आप पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं। एंड डूइंग वर्क फॉर अदर टू अर्न वेजेस, या दूसरों के लिए काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तनख्वाह कमाने के लिए। ठीक, वास्तव में किए गए फील्ड वर्क की सीमा के बेसिस पे भी आप जो है इस मापदंड से भी आप जो है पूरी तिरसठ जनसंख्या को बांट सकते हैं। यानी बिल्कुल भी काम नहीं करना, या तो कोई जो है जो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, कोई आंशिक काम करता है, या कोई कुल काम करता है, या कोई ऐसा भी काम करता है जो दूसरे के लिए करता है अपनी मजदूरी कमाने के लिए, या कोई ऐसा भी है जो दूसरे के लिए काम करता है, किस लिए काम करता है दूसरे के लिए, अपनी मजदूरी कमाने के लिए। तो इस बेसिस पे भी उनको बांटा जा सकता है। तो ये 3 कैटेगरी डैनियल थॉर्नर ने कहा है कि इस 3 कैटेगरी के बेस पे आप जो है पूरी एग्रेरियन पॉपुलेशन को बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी क्या है, इनकम जनरेशन, दूसरा है नेचर ऑफ राइट, तीसरा है फील्ड वर्क। ठीक, 3 मापदंड उन्होंने बताया है। पहला है आय किस तरह से प्राप्त हो रही है, दूसरा अधिकार कैसा है, और तीसरा फील्ड वर्क कैसा है, काम कौन कितना कर रहा है इस बेसिस पे। ठीक, तो अब देखते हैं इन्होंने जो ग्रुपिंग की थी वो कैसी थी। द 3 एग्रेरियन क्लासेस विच डैनियल थॉर्नर स्पोक आर, तो इन्होंने 3 क्लासेस में पूरी एग्रेरियन पॉपुलेशन को बांटा है। ठीक, पूरी एग्रेरियन पॉपुलेशन को इन्होंने 3 क्लासेस में बांटा है। वो कौन कौन सी क्लासेस हैं हम लोग देखेंगे वन बाय वन। डैनियल थॉर्नर ने जिस 3 कृषि वर्गों की बात की है वो कौन कौन से हैं। ठीक, तो पूरी कृषक जनसंख्या को इन्होंने 3 कैटेगरी के बेस पे 3 वर्गों में बांटा है। ठीक, अब ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है मालिक, मालिक या लैंडलॉर्ड्स। ठीक, मालिक या जमींदार। अब ये मालिक या लैंडलॉर्ड, मालिक या जमींदार कौन होते हैं। द टर्म मालिक रिफर्स टू द बिग लैंडर्स, तो मालिक मतलब जो बड़े लैंडर्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लैंड है। ठीक, एंड कंसिडरेबली रिच लैंड ओनर्स, या ऐसे लोग जो रिच लैंड ओनर्स होते हैं, हु कॉन्स्टिट्यूट द रिलेटिवली एफिलिएंट क्लास इन द विलेज सेटअप, जिनका जो है बहुत अच्छा क्लास होता है, बहुत ऊंचा स्टेटस होता है विलेज सेटअप में। ठीक, विलेज सेटअप में सबसे अच्छी पोजीशन इनकी होती है। जो रिच लैंड ओनर्स होते हैं, बिग लैंड लॉर्ड्स होते हैं, ठीक, इनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लैंड होता है या बहुत ज़्यादा वेल्थ होता है। ठीक, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, मालिक कहा जाता है या लैंडलॉर्ड्स कहा जाता है। ऐसे लोगों को मालिक या लैंडलॉर्ड्स कहा जाता है। मालिक या जमींदार कौन होते हैं, मालिक शब्द बड़े जमींदारों और काफी धनी मजदूरों को, जमींदारों को संदर्भित करता है। तो या तो बड़े जमींदार या बहुत ज्यादा धनी जमींदार को संदर्भित करता है ये मालिक और जमींदार, जो गांव की स्थापना में अपेक्षाकृत समृद्ध वर्ग का गठन करते हैं। जो गांव में जो भी स्थापना है, गांव की जो भी स्थापना है उनमें सबसे समृद्ध वर्ग होता है। ठीक, मतलब कि सबसे अच्छी स्थिति होती है इनकी। ठीक, तो इन्हीं को मालिक या जमींदार कहा जाता है। तो मालिक किसको कहते हैं पता है आपको, मालिक या जमींदार किसको कहते हैं। ठीक, next, whose income is derived primarily from property right in the soil, and whose common interest is to keep the level of rent up while keeping the wages level down। ठीक, तो जिनकी इनकम कैसे मिलती है, whose income is derived primarily from property right, तो इनकी जो इनकम है वो प्रॉपर्टी राइट से ही, लैंड ओनरशिप के जरिए ही इनकी इनकम मिलती है इन द सॉइल, एंड हुज कॉमन इंटरेस्ट इज टू कीप द लेवल ऑफ रेंट, तो प्रॉपर्टी राइट के जरिए मतलब इनके पास लैंड ओनरशिप है, उससे ये पैसे कमा रहे हैं, और इनका हमेशा ये कॉमन इंटरेस्ट होता है, इनका मतलब एक इनकी हमेशा यही चाहत होती है कि वेजेस को कम रखा जाए, ठीक, और रेंट को बढ़ा कर रखा जाए।
कीप द लेवल ऑफ रेंट अप, मतलब कि अगर ये किसी को जमीन दे रहे हैं रेंट पे तो रेंट बहुत बढ़ाएंगे, और अगर ये मजदूरी करा रहे हैं तो मजदूरी कम करेंगे। ठीक, तो मालिक का जो काम होता है या जमींदार का जो इंटरेस्ट होता है वो कौन सा होता है, कीप द लेवल ऑफ रेंट अप। ठीक, कीप द लेवल ऑफ रेंट अप वाइल कीपिंग द वेजेस लेवल डाउन, जबकि मजदूरी का जो लेवल है, वेजेस का जो लेवल है उसको डाउन रखा जाए। जिनकी आय मुख्य रूप से मिट्टी में संपत्ति के अधिकार से प्राप्त होती है। तो जो मालिक या जमींदार होते हैं उनकी आय कहाँ से प्राप्त होती है, मिट्टी में संपत्ति के अधिकार से प्राप्त होती है। जिनका सामान्य हित जो है क्या होता है, जिनका सामान्य हित किस चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज का होता है कि मजदूरी स्तर को नीचे रखता, किराए के स्तर को ऊपर रखना होता है। ठीक, तो मजदूरी के स्तर को नीचे रखना और किराए के स्तर को ऊपर रखना होता है। ठीक, तो ये हमेशा चाहते हैं कि मजदूरी का स्तर, मजदूरी हमेशा कम देना पड़े जबकि किराया हमको बहुत ज्यादा मिले। ठीक, मजदूरी कम देना पड़े जबकि किराया बहुत मिले। किराया ज्यादा मिलना चाहिए भले ही मजदूरी, और मजदूरी जो है कम देना पड़े। तो अगर ये अपनी फील्ड में काम करवा रहे हैं तो उनको मजदूरी कम देंगे, लेकिन अगर वही फील्ड जो है किराए पे दे रहे हैं तो किराया बहुत ज्यादा लेंगे। तो ये कॉमन इंटरेस्ट होता है इनका, मालिक का या जमींदार का। दे कलेक्ट रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, सब टेनेंट्स एंड शेयर क्रॉपर। तो ये रेंट कहाँ से कलेक्ट करते हैं, टेनेंट्स यानी कि जो किराएदार हैं उनसे, सब टेनेंट्स उनसे, या शेयर क्रॉपर से। तो इनका रेंट जो है कई जगह से आता है, 3 जगह से आता है, टेनेंट्स, सब टेनेंट्स या शेयर क्रॉपर से। वे किराएदारों, उप किराएदारों और बटाईदारों से किराया वसूल करते हैं। तो ये क्या करते हैं, किराया किस किस से वसूल करते हैं, किराएदारों, उप किराएदारों और बटाईदारों से किराया वसूल करते हैं। ठीक, तो 3 जगह से, या तो जो इनसे जमीन लिया है उनसे किराया इकट्ठा करते हैं, या उप किराएदार मतलब उनके किराएदार से जो किराए पे लेता है उनसे। ठीक, या बटाईदार, या जो शेयर क्रॉपर होते हैं। बटाईदार किसको कहते हैं, जैसे आपने कह दिया कि हम ठीक है आपकी जमीन ले रहे हैं, हम जो भी प्रॉफिट होगा उसका इतना परसेंट आपको शेयर करेंगे। ठीक, एक तरह से यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसको शेयर कर रहे हैं, इसीलिए उसको शेयर क्रॉपर कहा जाता है या बटाईदार कहा जाता है। ठीक, अधियार भी कहते हैं कहीं कहीं पे, किसी एरिया में अधियार भी कहा जाता है। दे कुड बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब ये मालिक को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, उन्हें आगे 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला क्या है, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स आर द बिग लैंडलॉर्ड्स। तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड या बड़े लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो, द रिच रेसिडेंशियल लैंडलॉर्ड। तो एब्सेंटी मतलब ऐसे लैंडलॉर्ड होते हैं जो वहां पे रहते नहीं है, बल्कि उनकी ओनरशिप होती है, वो कहीं बाहर से आकर उससे किराया या जो भी उनका प्रॉफिट होता है उसको वो लेते हैं। तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड यानी कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनकी जमीनें तो होती हैं वहाँ पे, खुद एब्सेंट होते हैं। खुद एब्सेंट होते हैं मतलब वहाँ पे रहते नहीं है वो। कई गांव में उनकी ओनरशिप होती है, हर जगह तो रह नहीं सकते वो। ठीक, तो एक तरह से वो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, और वो जो है अपना वेजेस, अपना प्रॉफिट जो है हमेशा इकट्ठा करने आते हैं, कलेक्ट करने आते हैं। पहला क्या है, अनुपस्थित जमींदार या बड़े जमींदार। जो अनुपस्थित जमींदार होते हैं मतलब वहां पे उपस्थित नहीं होते, वो जमींदार इतने बड़े जमींदार होते हैं कि कई विलेजेस में, कई गांव में उनकी जमीनें होती हैं, और वो टाइम टू टाइम जाकर, चाहे किराया, चाहे मजदूरी कराते हैं या कुछ भी, किराया इकट्ठा करने, किसी भी तरह से वो पैसा इकट्ठा करने जाते हैं। ठीक, दूसरा टाइप क्या है, द रिच रेसिडेंशियल लैंडलॉर्ड, या ऐसे जो अमीर हैं, रेसिडेंशियल है मतलब जहाँ पे उनकी जमीनें हैं, जहाँ पे वो मजदूरी करा रहे हैं या जो है किराए किराए पे जमीनें दे रहे हैं, वो वहां पे रहते भी हैं। रेसिडेंशियल कहते हैं जहाँ पे कोई रहता। ठीक, तो रेसिडेंशियल लैंडलॉर्ड होते हैं, वहीं पे रहते हैं। अमीर आवासी जमींदार, अमीर होते हैं और आवासी होते हैं मतलब वहीं पे रहने वाले होते हैं। ठीक, तो 2 टाइप के हैं, एक तो एब्सेंटी या एक रेसिडेंशियल। ठीक, एक एब्सेंटी, एक रेसिडेंशियल, अनुपस्थित या आवासी। ठीक, तो समझ में आ गया अनुपस्थित या आवासी क्या होता है।
दूसरा टाइप क्या है डैनियल थॉर्नर के अकॉर्डिंग, दूसरा क्लास कौन सा है, किसान या वर्किंग पीजेंट्स, किसान या मेहनत कश किसान। ठीक, किसान या मेहनत कश किसान। तो इसको कैसे डिफाइन किया उन्होंने, द टर्म किसान रिफर्स टू द वर्किंग पीजेंट्स। किसान मतलब जो वर्किंग पीजेंट है, जो काम करने वाला मजदूर है, ठीक, किसान। ठीक, किसान मतलब जो काम करने वाला किसान है। दे ओन स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, इनके पास बहुत कम लैंड होता है, स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड की ओनरशिप होती है इनके पास। एंड वर्क मोस्टली विद देयर ओन लेबर, और जिसमें जो है ये खुद काम करते हैं अपने लेबरों के साथ। ठीक, तो ये छोटे किसान होते हैं। ठीक, इनके पास बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड होता है। ठीक, जहाँ पे ये खुद भी काम करते हैं और लेबर से काम करवाते भी। ठीक, तो खुद भी करते हैं, लेबर भी करवाते हैं। मालिक कौन हो गया, जो खुद काम नहीं करते। ठीक, लेकिन किसान क्या है, इनके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड होता है, खुद भी उसी पे काम करते हैं और लोगों से कराते भी। एंड दैट ऑफ देयर फैमिली मेंबर, या तो उनकी फैमिली मेंबर ही वहाँ पे काम करते हैं। ठीक, तो ज्यादातर खेती वगैरह में जो है फैमिली मेंबर ही काम करते हैं। अगर बहुत ज्यादा खेती है तब जाके जो है आप लेबर बुलाते हैं, तो वो मालिक में आ जाते हैं। ठीक, द टर्म किसान रिफर्स टू द वर्किंग पीजेंट्स, दे ओन स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड एंड वर्क मोस्टली विद देयर ओन लेबर, अपने ही लेबर के साथ काम करते हैं, जैसे कि उनकी फैमिली मेंबर। ठीक, किसान या मेहनत कश किसान कौन होते हैं, किसान शब्द कामकाजी किसानों को संदर्भित करता है। तो किसान शब्द जो है वो किसको संदर्भित करता है, कामकाजी किसानों को संदर्भित करता है। उनके पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मतलब कि इनके पास बहुत कम जमीनें होती हैं, जिन पे वो ज्यादातर वो अपने और अपने परिवार के सदस्यों के श्रम से काम करते हैं। तो या तो खुद वो काम करते हैं या परिवार के सदस्यों को बुलाकर काम करवाते हैं। ठीक, या तो पूरे परिवार के लोग जाके उस लैंड पे काम करते हैं, उस जमीन पे काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, किसान या मेहनत कश किसान कहा जाता है। ये डैनियल थॉर्नर के अकॉर्डिंग जो है आफ्टर मालिक आता है, मालिक के बाद जो है किसान आता है। ठीक, जो उन्होंने क्लासेस डिवाइड किया था उसमें मालिक के बाद जो है कौन आता है, किसान आता है। दे ओन मच लेसर लैंड देन द मालिक, इनके पास मालिक से बहुत कम जमीनें होती हैं। ठीक है, इनके पास मालिक से बहुत कम जमीनें होती हैं। मालिकों की तुलना में इनके पास बहुत कम भूमि होती है। ठीक, मालिकों की तुलना में इनके पास बहुत कम भूमि होती है। दे टू कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरीज। अब जिस तरह से हम लोगों ने मालिक को डिवाइड किया था दो कैटेगरी में, एक एब्सेंटी और दूसरा रेसिडेंशियल, यानी कि एक आवासीय और दूसरा जो है गैर मौजूद। ठीक, तो इनको भी, किसान को भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, इन्हें भी दो श्रेणियों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला कौन सा होगा, स्मॉल लैंड ओनर्स, जो छोटे लैंड ओनर्स होते हैं वो। ठीक, तो उनको भी किसान कहा जाएगा, जो स्मॉल लैंड ओनर्स हैं उनको भी किसान कहा जाएगा। या सब्सटेंशियल टेनेंट्स, या जो किराएदार होते हैं, सब्सटेंशियल किराएदार जो होते हैं, टेनेंट्स होते हैं, उन्हीं को, उनको भी किसान कहा जाएगा। ठीक, उनके पास जमीनें तो नहीं होती हैं, लेकिन वो दूसरों की जमीन लेकर वहां पे खेती करते हैं, तो ऐसे लोगों को सब्सटेंशियल टेनेंट कहा जाता है। ये भी किसान कहलाते हैं। ठीक, स्मॉल लैंड ओनर्स और सब्सटेंशियल टेनेंट्स, एक छोटे जमींदार, मतलब उनके पास जमीनें कम होती हैं और उसी पे अपनी ही फैमिली को लेकर काम करते हैं या खुद भी काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को छोटे जमींदार, और ऐसे लोगों को भी किसान कहा जाता है। या पर्याप्त किराएदार, या ऐसे लोग जिनके पास ओनरशिप तो नहीं होती है लेकिन दूसरों से किराया लेकर उस पर काम करते हैं या करवाते हैं, तो ऐसे लोग भी किसान में आ जाते हैं। ऐसे लोग भी किसान में आ जाते हैं, किसान कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्लास जो है वो है मजदूर और लेबरर्स, मजदूर या मजदूर। ठीक है, तो द टर्म मजदूर refers in the rural context to the landless villagers who work as laborer on the wage basis। ठीक, तो मजदूर किसको कहते हैं, ऐसे लोग, रूरल कॉन्टेक्स्ट में अगर मजदूर हम लोग देखा जाए तो ऐसे लोग जो लैंडलेस विलेजर होते हैं, मतलब जिनके पास लैंड नहीं होता है। ठीक, लैंड नहीं होता है जिनके पास, ऐसे विलेजर जो दूसरों के जमीनों पर काम करते हैं, वो वर्क एज लेबर, जो लेबर के तौर पे काम करते हैं, किस लिए, वेज के लिए, वेज बेसिस पे काम करते हैं। ठीक,
दे ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड प्राइमरली फ्रॉम वर्किंग ऑन अदर्स पीपल लैंड। ये इनका जो लाइवलीहुड होता है ये ज्यादातर कहाँ से कमाते हैं? इनका जो लाइवलीहुड होता है वो ज्यादातर दूसरों के खेतों पे काम करके ही कमाते हैं। ठीक, तो इनके पास लैंड खुद का नहीं होता है, ये मजदूरी करते हैं। ठीक, और ऐसे मजदूर को मजदूर कहा जाता है अकॉर्डिंग टू डैनियल टॉर्नर। ठीक, जो दूसरों के जमीनों पर काम करके अपना लाइवलीहुड कमाते हैं। ठीक, तो दे ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड प्राइमरली फ्रॉम वर्किंग ऑन अदर पीपल्स लैंड। ठीक, दूसरों की जमीनों पर काम करके ये अपना लाइवलीहुड कमाते हैं, तो इनको मजदूर कहा जाता है। मजदूर शब्द ग्रामीण संदर्भ में भूमिहीन ग्रामीणों को संदर्भित करता है। तो मजदूर शब्द क्या करता है? अगर हम ग्रामीण के संदर्भ में देखें तो मजदूर शब्द किसको कहेंगे? मजदूर कहते हैं ऐसे लोग जिनके पास जमीनें नहीं होती हैं, भूमिहीन मजदूर होते हैं और ये दूसरों की जमीनों पर काम करके, ठीक, दूसरों की जमीनों पर काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ऐसे लोगों को अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। तो ऐसे लोगों को डैनियल टॉर्नर ने किस क्लास में रखा है, किस वर्ग में रखा है? मजदूर में। ठीक, ऐसे लोगों को डैनियल टॉर्नर ने मजदूर कहा है। जो लोग क्या होते हैं? भूमिहीन होते हैं। ठीक, जिनके पास जमीनें नहीं होती, भूमिहीन होते हैं और ये दूसरों के जमीनों पर मजदूर के तौर पे काम करते हैं। ठीक, दूसरों की जमीनों पर मजदूर के तौर पे काम करते हैं। द क्लास ऑफ मजदूर में कंसिस्ट ऑफ। मजदूर क्लास जो है, कौन कौन से लोग आते हैं मजदूर क्लास में? मजदूरों के वर्ग में शामिल हो सकते हैं कौन कौन से? पुअर टेनेंट्स, यानी कि जो गरीब किराएदार होते हैं वो, गरीब किराएदार जो है वो भी मजदूर में आ जाएंगे। शेयर क्रॉपर जो है वो भी मजदूर में आ जाएंगे। जो बटाईदार होते हैं, जो प्रॉफिट शेयर करते हैं, वो भी मजदूर में आ जाएंगे। ठीक, क्योंकि ये खुद काम करते हैं वहां पे जाके। लैंडलेस लेबरर्स या लैंडलेस लेबरर, जो भूमिहीन मजदूर होते हैं वो, तो ये तीनों आ जाएंगे मजदूर। पुअर टेनेंट्स, शेयर क्रॉपर, लैंडलेस लेबरर्स। गरीब किराएदार, बटाईदार, भूमिहीन मजदूर। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डीपीजेंटाइजेशन, विमुद्रीकरण। डीपीजेंटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण। अब ये क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट, डीपीजेंटाइजेशन इज सीन एज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डी एग्रेरियनाइजेशन। ठीक, तो डीपीजेंटाइजेशन मतलब डी एग्रेरियनाइजेशन इन विच पीजेंट्स लूज देयर इकोनॉमिक कैपेसिटी। जहाँ पे जो पीजेंट्स होते हैं यानी कि जो किसान होते हैं वो अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी को लूज कर जाते हैं। ठीक, मतलब वो अब इकोनॉमी नहीं कमा पाते हैं। सोशल कोहेरेंस लूज कर जाते हैं एंड डेमोग्राफिकली श्रिंक इन साइज, और धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो अगर जो है पेजेंट्स जो है वो कम होने लगे, मतलब उनका नंबर कम होने लगे, कम लोग किसानी करने लगे, या कम पैसा आने लगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से कम पैसा आने लगे, या सोशल कोहेरेंस जो है वो कम हो जाए, तो इस सारे कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे? डीपेजेंटाइजेशन कहेंगे, विमुद्रीकरण कहेंगे। विमुद्रीकरण को विग्रामीकरण के एक विशिष्ट रूप के रूप में देखा जा सकता है। तो विमुद्रीकरण को विग्रामीकरण के रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक, जिसमें क्या है? जिसमें किसान अपनी आर्थिक क्षमता, सामाजिक सामंजस्य खो देते हैं। ठीक, अपनी आर्थिक क्षमता और सामाजिक सामंजस्य खो देते हैं और जनसंख्या रूप के आधार से सिकुड़ जाते हैं। मतलब इनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम हो जाती है, कम लोग किसानी करने लगते हैं और उसमें आर्थिक क्षमता बहुत कम हो जाती है, बहुत कम पैसा मिलने लगता है, या सामाजिक सामंजस्य भी खो देते हैं। ऐसे ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाएगा? ऐसी स्थिति को विमुद्रीकरण कहा जाएगा। ठीक, depeasantization is the shrinking size of peasants practices or small product from the land, producer from the land। तो डिपेजेंटाइजेशन क्या है? जो पीजेंट हैं उनकी साइज का कम होना, मतलब कम लोग किसानी करने लगे, और जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं उनका कम होना, ये क्या कहलाएगा? डिपेजेंटाइजेशन कहलाएगा। ठीक, किसानों की प्रथाओं या भूमि से छोटे उत्पादकों के सिकुड़ने को विमुद्रीकरण कहा जाता है। तो किसानों की जो प्रथाएं हैं या भूमि से जो छोटे उत्पादक हैं, उनकी अगर साइज, उनका अगर नंबर कम हो रहा है,
तो ऐसे टर्म को क्या कहा जाएगा, विमुद्रीकरण कहा जाएगा। ठीक, तो विमुद्रीकरण का सिंपल मतलब ये है कि कम लोग किसानी करने लगे या जो छोटे किसान है वो खत्म होने लगे, तो ऐसे टर्म को डिपेजेंटाइजेशन या विमुद्रीकरण कहा जाता है। ठीक, डिपेजेंटाइजेशन रिफर्स टू द इरोजन ऑफ एग्रेरियन वे ऑफ लाइफ। तो डिपेजेंटाइजेशन मतलब एग्रेरियन वे ऑफ लाइफ का खत्म होना। ठीक, एग्रेरियन वे ऑफ लाइफ का खत्म होना, दैट कंबाइंस सब्सिस्टेंस एंड कम्युनिटी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की जो कम्युनिटीज हैं वो इसी में आती हैं, विद एन इंटरनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन फैमिली लेबर एंड विलेज कम्युनिटी सेटलमेंट। जो किस पे बेस्ड होता है, एक इंटरनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो फैमिली लेबर के बेस पे होता है या विलेज कम्युनिटी सेटअप के बेस पे होता है। ये सारी चीजें ये क्या कहलाती हैं, एग्रेरियन वे ऑफ लाइफ कहलाती हैं, और इसी के खत्म होने को क्या कहा जाता है, डिपेजेंटाइजेशन कहा जाता है। ठीक, विमुद्रीकरण का तात्पर्य कृषि जीवन शैली के क्षरण से है। ठीक, तो कृषि जीवन शैली है वो अगर खत्म होने लगे तो उसी को विमुद्रीकरण कहा जाता है। कृषि जीवन शैली के क्षरण से है, जो परिवार के श्रम और ग्रामीण समुदाय के बंदोबस्त पर आधारित होता है। जो परिवार के श्रम या ग्रामीण समुदाय के बंदोबस्त पर ही आधारित होता है, एक आंतरिक सामाजिक संगठन के साथ निर्वाह और वस्तु कृषि उत्पादन को जोड़ती है। अगर ये खत्म होने लगे तो इसी को विमुद्रीकरण कहा जाता है। एक डिपेजेंटाइजेशन मतलब समझ में आया क्या होता है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। अब हम लोग देखेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश इंडिया में कैसा था। ठीक, ब्रिटिश भारत में भूमि राजस्व प्रणाली कैसी थी, यही हम लोग करके उसके बाद क्लास लीव करेंगे। ठीक, तकरीबन 10-15 मिनट लगेगा इसमें, उसके बाद हम लोग क्लास लीव करते हैं। सो लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश भारत में भूमि राजस्व प्रणाली कैसी थी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश गॉड दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा इन 1765। तो अंग्रेजों के अधीन भू राजस्व व्यवस्था 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गया था। दीवानी अधिकार मतलब कि लैंड पे इनकी ओनरशिप हो गई। ठीक, दीवानी राइट्स मतलब इनकी लैंड ओनरशिप हो गई थी। कहाँ कहाँ पे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1765 में। ठीक, दीवान बन गए थे। ठीक, तो 1765 में इनको दीवानी राइट्स मिला था। ये ईयर याद रखिएगा आप, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि अंग्रेजों को दीवानी राइट्स कब मिला था और कहाँ कहाँ पे मिला था। तो 1765 में मिला था। कहाँ पे मिला था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ठीक, सो 1765 में उनको जो है दीवानी अधिकार मिल गया था, दीवान अधिकार मिल गया था। ये कहाँ कहाँ पे मिला था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मिला था। दीवान अधिकार क्या होता है, मतलब जमीन पे आपका क्या कहेंगे, स्वामित्व हो जाए। ठीक, ओनरशिप हो जाए। द मेजर एम ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टू इंक्रीज देयर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। तो जो एम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो क्या था, ज्यादा से ज्यादा जो है रेवेन्यू कलेक्ट करें लैंड से, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं उस लैंड से, जो भी उनका जिन पे उनकी ओनरशिप थी उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का इनका एम था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एम ही यही था कि वो जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख उद्देश्य अपने भू राजस्व संग्रह को बढ़ाना। ठीक, तो जिन्होंने लगान देखा होगा वो इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। लगान एक मूवी है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, आमिर खान की है ये। ठीक, लगान एक मूवी है, जिन्होंने देखा होगा वो आप समझ रहे होंगे। लगान लगाया जाता था इसमें। लगान क्या है, एक तरह से रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। ठीक, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यही एम ही था कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन किया जाए। ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख उद्देश्य था कि अपने भू राजस्व संग्रह को बढ़ाना था। ठीक, मतलब कि भू राजस्व संग्रह को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा भूमि से पैसा कमाया जाए, ये एम था, ये उद्देश्य था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो जिन्होंने नहीं देखा है लगान मूवी वो देख सकते हैं। ठीक, सो इट्स पॉलिसीज
were aimed at getting maximum income from land without caring about its consequences on cultivator and peasants. ठीक, तो उनकी पॉलिसीज क्या थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज क्या थी, वो भी यही एम करती थी कि ज्यादा से ज्यादा जो है इनकम जनरेट किया जाए लैंड से। ठीक, वर एम्ड एट गेटिंग मैक्सिमम इनकम फ्रॉम लैंड। ठीक, ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाया जाए लैंड से विदाउट केयरिंग अबाउट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब उसका क्या परिणाम होगा उससे मतलब नहीं है, उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। अब उसका क्या रिजल्ट आएगा उससे कोई मतलब नहीं। कल्टीवेटर जो किसान है वो खत्म हो जाएंगे या वो मतलब उनके लिए खाने पीने के लिए चीजें नहीं रह जाएंगी, इससे कोई मतलब नहीं था, बल्कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे उससे। ठीक, किसान उससे बर्बाद हो जाए उनको कोई मतलब नहीं था। तो कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं मतलब था कि कल्टीवेटर्स पे या पेशेंट्स पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या असर होगा अगर हम उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसा लेंगे। ये इसको किनारे रखकर वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे। ऐसी उनकी पॉलिसीज होती थी, ऐसे उनके नियम होते थे। ठीक, इसलिए उनकी नीतियां जो होती थी उनका उद्देश्य भी यही होता था कि किसानों की परवाह किए बिना, किसानों पर इसका परिणाम क्या होगा उसकी परवाह किए बिना भूमि से अधिकतम आय प्राप्त करना था, कि ज्यादा से ज्यादा आय मिलना चाहिए हमको भूमि से। अब उस पे किसानों पे इसका क्या असर होगा उससे कोई मतलब नहीं होता था। तो उनकी नीतियां भी ऐसी होती थी कि ज्यादा से ज्यादा किसानों से पैसा कमाया जा सके। अब किसानों पे उसका क्या असर हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं होता था। ठीक, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है यही एम, यही उद्देश्य हुआ करता था। थ्री मेजर सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन एग्जिस्टेड इन इंडिया, दे वर। ठीक, तो तीन मेजर सिस्टम पाए जाते हैं ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। ठीक, ब्रिटिश के टाइम पे तीन मेजर रेवेन्यू सिस्टम पाए जाते थे और उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्या था, जमींदारी सिस्टम, दूसरा रैयतवारी सिस्टम और तीसरा महलवारी सिस्टम। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, कि ब्रिटिश इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले जो है किस तरह के रेवेन्यू सिस्टम थे, तो उसमें आपको जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी दिया जा सकता है। ठीक, तो ये तीन थे, जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक, भारत में भू राजस्व संग्रह की तीन प्रमुख प्रणालियां कौन कौन सी थी, वो थी जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी। ठीक, अब इसको अलग अलग डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले आता है जमींदारी सिस्टम यानी कि जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस इन 1793 थ्रू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। तो एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बनाया गया था, कब, 1793 में, जिसको कौन इंट्रोड्यूस किया था, कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस ने किया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जमींदारी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था कॉर्नवालिस ने। ये कब किया गया था, 1793 को। कौन से एक्ट के जरिए, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के जरिए। ठीक, कौन से एक्ट के जरिए, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के जरिए। तो तीन क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त बंदोबस्त अधिनियम। तो 1793 में यानी कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त अधिनियम के माध्यम से, तो अधिनियम कौन सा था, अस्थाई बंदोबस्त अधिनियम, उसके माध्यम से जमींदारी प्रणाली को कॉर्नवालिस द्वारा पेश किया गया था। तो जमींदारी प्रणाली को पेश किया गया था, किसने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक, 1793 में किया था। अधिनियम क्या था, अस्थाई बंदोबस्त अधिनियम। ठीक, अधिनियम क्या था, अस्थाई बंदोबस्त। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंस ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड वाराणसी। ठीक, तो हमने देखा ना कि दीवानी जो था वो कहाँ कहाँ पे मिला था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मिला था। ठीक, इसी में ये इंट्रोड्यूस किया गया था जमींदारी सिस्टम। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसके साथ साथ वाराणसी, इस प्रोविंस में जो है जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कई क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो जमींदारी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1793 में। किसने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। अधिनियम क्या था, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था। कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से प्रोविंस में किया गया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में किया गया। ठीक, इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी के प्रांतों में पेश किया गया था। ठीक,
तो आपसे जगह भी पूछ सकता है कि कहाँ पे किया गया था। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। आल्सो नोन एज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के जरिए ही बनाया गया था। ठीक, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के जरिए ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसीलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। तो जमींदारी सिस्टम को अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। इससे ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आपसे इतना ही पूछा जाता है। ठीक, अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि कितने राइट्स थे, कितना मतलब कैसे कलेक्शन हुआ करता था। ठीक, तो जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज ओनर ऑफ लैंड। तो जो जमींदार होते थे उनको मान लिया जाता था कि ये लैंड के ओनर हैं, जबकि वो ब्रिटिश तो होते थे। तो एक्चुअल ओनर होते थे वो ब्रिटिश होते थे, लेकिन वो किसी को डिसाइड कर देते थे, किसी को रिकॉग्नाइज कर देते थे कि ये लैंड ओनर, और उनको जमींदार कहा जाता था। जमींदार वर गिवन द राइट टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पीजेंट। और जमींदार के पास राइट होता था कि वो पीजेंट से, यानी कि किसानों से जो है वो किराया इकट्ठा करें, रेंट इकट्ठा करें। ठीक, जमींदारों को भूमि के मालिक के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक, जमींदारों को भूमि के मालिक के रूप में मान्यता दी गई थी, और जमींदारों को यह अधिकार दिया गया था कि वो जो है किसानों से लगान वसूल करें। ठीक, किसानों से लगान वसूल करें, ये जमींदारों को ही जिम्मेदारी दी गई थी। अब वो जमींदार जो लगान वसूल करते थे, जो रेंट वसूल करते थे, वो खुद नहीं रखते थे, वो ब्रिटिश को देते थे। अब कैसे देते थे उसका भी एक सिस्टम था। ठीक, तो ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। द रियलाइज्ड अमाउंट वुड बी डिवाइडेड इनटू 11 पार्ट्स। और जो भी अमाउंट जमा होता था उसको 11 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। प्राप्त राशि को 11 भागों में विभाजित किया जाता था। सपोज करिए अगर 1100 इकट्ठा हो रहा है तो इसको 100 करके 11 पार्ट्स किए जाते थे। ठीक, 100 करके 11 पार्ट्स किए जाते थे। तो जितना भी अमाउंट जमा हुआ उसका 11 पार्ट किया जाता था। ठीक, एंड 1/11 ऑफ द शेयर बिलोंग टू जमींदार। और उस 11 पार्ट्स में सिर्फ एक पार्ट जो है जमींदार को दिया जाता था, और बाकी जो 10 पार्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था। यानी सिंपल अगर मतलब बहुत सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो ये है कि अगर 1100 जमा हुआ तो इसका 11 भाग किए, यानी कि 100 रुपए हो गए। ठीक, तो 100 रुपए सिर्फ जो है जमींदार को दिया जाता था, और बाकी जो है 1000 रुपए वो किसके पास जाता था? बाकी 1000 जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था। ठीक, बाकी तो जमींदार किस लिए बनाते थे ये लोग? जमींदार सिर्फ इसलिए बनाते थे कि जो भी लगान है, जो भी रेंट है वो इकट्ठा करें ये लोग, उनको उसके बदले 100 रुपए दे दिया जाएगा, यानी कि 11 पार्ट का एक पार्ट दे दिया जाएगा। ठीक, 1/11 हिस्सा जमींदार का होता था और 10/11 हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था। तो समझ गए कैसे बढ़ता था जमींदारी सिस्टम में। ठीक, उसके बाद आया रैयतवारी सिस्टम, रैयतवारी व्यवस्था। ठीक, तो ये रैयतवारी व्यवस्था कब हुई थी? 1820। रैयतवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाई, इसको कौन इंट्रोड्यूस किया था? थॉमस मुनरो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। थॉमस मुनरो 1820 में। कब किया था? 1820 में। 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत की गई। अब इसमें क्या था? मेजर एरिया ऑफ इंट्रोडक्शन। अब ये रैयतवारी का कहाँ कहाँ पे किया गया था? मद्रास, बॉम्बे, पार्ट्स ऑफ आसाम, कुर्ग प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इन सब जगहों पे जो है रैयतवारी सिस्टम का इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। परिचय के माध्यम प्रमुख क्षेत्रों में कौन कौन से थे? मद्रास, बॉम्बे, असम के कुछ हिस्से और ब्रिटिश भारत के कुर्ग प्रांत शामिल थे। तो असम पूरा नहीं शामिल था, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ आसाम था, कुछ पार्ट था। ठीक, पूरा आसाम नहीं बल्कि पार्ट्स ऑफ आसाम। तो अगर पूरा आसाम देता है तो वो गलत हो जाएगा। रैयतवारी सिस्टम जो है वो पार्ट्स ऑफ आसाम में था। ठीक, इन रैयतवारी सिस्टम जब ओनरशिप राइट वर लैंडेड ओवर द पीजेंट्स। तो रैयतवारी सिस्टम में जो ओनरशिप राइट था वो पीजेंट्स के पास होता था। ठीक, अब यहाँ पे जो जमींदार है उसको खत्म कर दिया गया, बल्कि किसान के पास ही ओनरशिप दे दी गई। ठीक, रैयतवारी व्यवस्था में किसानों को मालिकाना हक सौंप दिया गया। तो मतलब 100 रुपए उनको क्यों देना, ये भी नहीं चाहते थे ब्रिटिश इंडिया वाले
कि जमींदार को 100 रुपया दिया जाता था, दिया जाए, बल्कि वो किसान को ही मालिक बना दिया। ठीक, लेकिन अब किसान को मालिक बनाने का कोई फायदा नहीं है। वहां पे भी ये ज्यादा से ज्यादा जो है रेंट इकट्ठा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट। अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रहा है, डायरेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं पीजेंट से टैक्सेस। ठीक, अब जमींदार को नहीं देना पड़ेगा इनको। ब्रिटिश सरकार सीधे किसानों से कर वसूलती थी। द रेवेन्यू रेट ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम वाज 50%, वेयर द लैंड वर ड्राई एंड 60% इन इरिगेटेड लैंड। जहां पे सूखे लैंड होते थे वहां पे 50% देना होता था, यानी अगर किसान जो है 100 रुपए कमा रहा है तो उसको 50 रुपए देना पड़ता था। ठीक, तब 50% शेयर देना पड़ता था उसको अगर लैंड ड्राई है तो। और अगर वहां पे इरिगेशन का सिस्टम है, मतलब वहां पे तालाब वगैरह मौजूद है या बारिश अच्छी हो रही है वहां पे, तो वहां पे 60%, 100 रुपए कमाए तो 40 खुद रख के 60 जो है वो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था। ठीक, रैयतवाड़ी प्रणाली की राजस्व दरें 50% थी, जहां भूमि सूखी थी, और सिंचित भूमि में 60% थी। मतलब अगर कोई भूमि ऐसी है जो सिंचाई जहाँ पे आसानी से हो जा रही है, बारिश वगैरह अच्छी हो रही है, तालाब वगैरह हैं या नहरें वगैरह हैं, तो वहां पे आपको 60% कर देना पड़ता था। अगर नहीं है तो 50% देना पड़ता था। ठीक, नेक्स्ट सिस्टम आया था महलवारी सिस्टम। महलवारी महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन 1833। ये 1833 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विलियम बेंडिक। विलियम बेंडिक के समय में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। 1833 में विलियम बेंडिक की अवधि के दौरान महलवारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अब ये महलवारी प्रणाली की शुरुआत में इसमें महलवारी प्रणाली में क्या क्या चीजें थी, यानी कि महलवारी सिस्टम में क्या चीजें थी वो देखते हैं हम लोग। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल प्रोविंस। तो ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, सेंट्रल प्रोविंस, जिसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आगरा, पंजाब, गैंगेटिक वैली एटसेट्रा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक, ये ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत, आगरा, पंजाब, गंगा घाटी आदि में पेश किया गया था। तो कहाँ पे पेश किया गया था, कब किया गया था, किसके टाइम पे किया गया था, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो विलियम बेंटिक के जरिए किया गया था, 1833 में किया गया था। कहाँ पे, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आगरा, पंजाब, गैंगेटिक वैली, यहाँ सब किया गया था। अब क्या था इस सिस्टम में, द महलवारी सिस्टम हैज मेनी प्रोविजन ऑफ बोथ जमींदारी सिस्टम एंड रैयतवाड़ी सिस्टम। तो इसमें दोनों प्रोविजन था, जमींदारी सिस्टम का भी कुछ कॉन्सेप्ट था इसमें और रैयतवाड़ी का भी था। ठीक, महलवारी व्यवस्था में जमींदारी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था दोनों के कई प्रावधान थे। तो कुछ प्रावधान जो है वो जमींदारी व्यवस्था से लिए गए और कुछ प्रावधान जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था से लिए गए, और दोनों को मिलाकर एक तीसरी व्यवस्था, तीसरा सिस्टम बनाया गया जिसको महलवारी व्यवस्था या महलवारी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक, इन दिस सिस्टम द लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू महल्स। इसमें लैंड को जो है महल्स में डिवाइड किया जाता था, पार्ट्स ऑफ लैंड को। जैसे यहाँ से यहाँ तक का लैंड एक महल हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का लैंड एक महल हो गया। ठीक, ऐसे महल्स में जो है लैंड को डिवाइड किया जाता था। ईच महल कंप्राइजेस वन और मोर विलेजेस। और एक लैंड में जो है, एक महल में एक से ज्यादा विलेजेस होते थे, एक या उससे ज्यादा विलेजेस होते थे। ठीक, इस प्रणाली में भूमि को महलों में विभाजित किया जाता था। प्रत्येक महल में एक या एक से अधिक गांव शामिल होते थे। तो या तो एक गांव को महल मान दिया गया, या एक से अधिक, अगर छोटे गांव है तो 2 गांव 3 गांव मिलाकर एक महल बना दिया जाता था। कहने का मतलब ये कि जितना भी लैंड होता था, जितना भी भूमि होती थी, उन सबको एक महल में डिवाइड किया जाता था। ठीक, ओनरशिप राइट वर वेस्टेड विद द पीजेंट। यहाँ पे किसानों को ही ओनरशिप राइट दिया जाता था। उस महल का जो मालिक होता था वो किसान ही होता था। स्वामित्व का अधिकार किसानों के पास ही नहीं था। द विलेजेस कमिटी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। और एक कमेटी बनाई जाती थी विलेज कमेटी के नाम से। वो विलेज कमेटी जो है वो टैक्स को इकट्ठा करती थी पूरे विलेजर्स से। ठीक, करों के संग्रह के लिए ग्राम समिति को उत्तरदायी ठहराया जाता था।
तो कर कौन इकट्ठा करता था? ग्राम। अब ये क्या कर रहे हैं, पहले इन्होंने क्या किया, एक जमींदार को मान लिया, जमींदार से कर इकट्ठा करवा रहे हैं, टैक्स इकट्ठा करवा रहे हैं, उनको थोड़ा सा दे दे रहे हैं, ठीक, 1/11 जो है उनको दे दे रहे हैं, ठीक। फिर उन्होंने सोचा कि इनको बीच में क्यों रखना, खुद ही इकट्ठा करते हैं हम लोग जाके, ठीक, तो पूरा पूरा पैसा हमको मिल जाएगा। खुद ही इकट्ठा करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, इन्हीं से इकट्ठा करवा के ले लेते हैं, जो किसान है वही खुद इकट्ठा करते थे। तो वहां पे क्या बना दिया इन्होंने, विलेज कमेटी बना दी। तो विलेज कमेटी जो है टैक्सेज इकट्ठा करके भेज रही है, करों के संग्रह के लिए ग्राम समिति को उत्तरदायी ठहराया गया था। तो वही जाके मतलब अब यहाँ पे इनका रेवेन्यू सिस्टम, टैक्सेज भी इकट्ठा हो जा रहा है, रेवेन्यू भी इकट्ठा हो जा रहा है और किसी को देना भी नहीं पड़ रहा। तो धीरे धीरे मतलब अब यहाँ पे देखिए जितनी भी इनकी पॉलिसीज थी, इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको यही पता चल रहा है कि ब्रिटिश जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, जितनी भी लैंड ओनरशिप लैंड थे, उनसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने की कोशिश में, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश में, ठीक। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग इंडिपेंडेंट इंडिया में किस तरह के सिस्टम थे, तो आप जाहिर सी बात है ब्रिटिश इंडिया में अगर एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम था, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का सिस्टम था, तो इंडिपेंडेंट इंडिया में तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इंडिया आजाद हो चुका था, तो यहाँ पे एक्सप्लॉयट तो होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ फैसिलिटी दी जाती थी, वेलफेयर सिस्टम हुआ करता है। तो वो वेलफेयर सिस्टम हम लोग कल पढ़ेंगे, लैंड रिफॉर्म सिस्टम के नाम से है, ठीक, वो कल हम लोग पढ़ेंगे, जो इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ था ब्रिटिश के बाद। बताइए, और कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन। नहीं है तो फिर लीव करते हैं क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।